Okay. So just gonna move along. So we are actually going to talk about strategy and business frameworks. पिछले हफ्ते में मैंने आपको स्ट्रैटेजी और बिजनेस फ्रेमवर्क्स के बारे में थोड़ा सा प्रीमाइज बताया था कि ये क्यों अव्वल तो होते क्या हैं क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं इनकी अफादियत क्या है और हाउ डू दे डिफरेंशिएट बिकॉज व्हाट वी डिस्कस्ड वाज कि जो बिजनेस फ्रेमवर्क्स होते हैं दे आर एक्चुअली एक किस्म का एक सेट सांचा होता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर किस्म की प्रॉब्लम को पुश करते हैं तो आपको दूसरी साइड से यू गेट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एन आंसर टू दैट प्रॉब्लम एंड व्हाई आर दे यूज अगेन दे आर ऑफ द शेल्फ वेरी क्विक टू यूज एंड डिप्लॉय सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स जो कि टू स्टार्ट ऑफ with थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट होती है और कंसल्टेंसी वगैरह में दे आर एक्चुअली यूज अ लॉट फ्रेमवर्क्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं बिकॉज आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो कि कंसल्टिंग वगैरह करते हैं नॉर्वे के अंदर दे कंसल्टिंग इज अ बिग बिजनेस इन यूरोप स्पेशली लाइक स्कैंडिनेविया में भी बहुत बड़ा बिजनेस है और दे यूज अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स डेली बेसिस के ऊपर उनका एक्चुअली काम ही यही होता है उनका काम एक्चुअल में होता ही यही है कि दे कुड समहाउ अंडरस्टैंड द कस्टमर्स प्रॉब्लम और उसको दे ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस फ्रेमवर्क वेरी क्विकली ठीक है ना तो जो भी कंसल्टिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग साइड पे है कंसल्टिंग के वो जनरली जो है ना फ्रेमवर्क्स वगैरह के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं यस देयर इज फाइनेंशियल कंसल्टिंग एज वेल एंड देन देयर इज आईटी कंसल्टिंग एज वेल बट अगेन व्हेन इट कम्स टू जेनेरिक बिजनेस कंसल्टिंग वहाँ पे फिर जो है ना फ्रेमवर्क्स वगैरह बहुत यूज होते हैं बल्कि अब तो आईटी वगैरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी दे एक्चुअली यूज डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जो कि फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड हैं या आईटी से रिलेटेड सो जो 5 फ्रेमवर्क्स मैं आपको बताऊंगा दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड और इनकी जो आई वुड से इम्पैक्ट है दैट हैज बीन वेरी हाई ओवर द पास्ट लेट्स से 20 years अब से 20 साल हो गए हैं इसमें से कुछ अच्छे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि पिछले 20 साल से हैं और 10 से 15 साल से सॉरी and that's how we are going to do it so सबसे पहले we are actually going to talk about the RFM framework the recency frequency and monetary value framework which is a very simple and a good framework in order to categorize your customers based on the recency frequency and the monetary value they have been actually dispensing upon so कितना कब उन्होंने बेसिकली आपके साथ बिजनेस किया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और वो मॉनेटरी वैल्यू आपको आपको जो है ना बेसिकली कितनी दे चुके हैं इसके बेसिस पे यू कैन एक्चुअली कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ अ हायरार्की और एन ऑर्डर एज टू किसको पहले टच बेस करना है किसको नहीं करना देन देयर इज बीएमसी या बिजनेस मॉडल कैनवस ये इनफैक्ट हम भी यूज करते हैं अपनी कंपनी के अंदर और बिजनेस मॉडल कैनवस इज एक्चुअली it's a holistic picture of your entire बिजनेस मॉडल खैर अभी जब हम इनके अंदर जाएंगे तो मैं ये तफसील में बयान भी करूंगा कि क्या है और हम इनकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे बट लेट्स स्टार्ट विद रिसेंसी फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी वैल्यू का जो फ्रेमवर्क है ठीक है तो व्हाट इज दिस ठीक है आरएफएम इज प्रैक्टिकली अ मार्केटिंग एनालिसिस टूल ठीक है ये मार्केटिंग एनालिसिस का एक टूल है विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ फर्म्स बेस्ट क्लाइंट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द स्पेंडिंग हैबिट्स दे अडॉप्ट और अगेन एवरी फर्म हैज अ डिफरेंट बाइंग साइकिल वही बात है यू डू नॉट बाय अ कार एज फ्रीक्वेंटली एज यू बाय अ सोप बट इस आरएफएम के फ्रेमवर्क के अंदर जो है बेसिकली आपको जो उसका बाइंग साइकिल है वो कंसिडर करते हुए आरएफएम का फ्रेमवर्क जो है ना वो डिप्लॉय करना पड़ता है दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल फ्रेमवर्क जहाँ पर ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो परचेज की ज्यादा है लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये लाइक सेल्डमली परचेज प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई नहीं हो सकता इट कैन बी अप्लाइड प्रोवाइडेड कि आप उसको ठीक तरीके से यूज करें so RFM is a marketing analysis tool used to identify a firm's best clients based on nature of the spending habits they adopt the customers are scored in 3 categories so primarily 3 categories होती हैं जिनके अंदर स्कोर किया जाता है recency how recently a customer has made a purchase or had made a purchase frequency how often does a customer purchase and monetary value the amount spent while making a purchase
और रिसेंसी को इम्प्लीमेंट करने का मैंने जो सबसे आसान तरीका देखा है वो ये है कि आप कोई कट ऑफ डेट जो है वो ज़हन में रख लें या वो इम्प्लीमेंट कर लें अपना डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के दरमियान में, ताकि आपको जो रिसेंसी देखें, रिसेंसी व्हेन यू टॉक अबाउट रिसेंसी, तो एंड इफ यू देन dive into your complete data set, तो recency तो फिर goes all the way back to the first day when the firm was created. ठीक है? So a quick way to actually avoid that problem is कि जी मैं सारा डेटा देखूं एंड तक, आप एक कट ऑफ डेट जो है वो रिसेंसी के लिए रख सकते हैं कि यार जो मेरी रिसेंसी की डेफिनेशन है वो जो है शुरू ही इस कट ऑफ डेट से होती है। ठीक है? इस यानी कि इस डेट ब्रैकेट के दरमियान में, आज से लेके इस डेट ब्रैकेट के दरमियान में जितने मेरे पास कस्टमर्स आए हैं, उनको मैं रिसेंसी का जो बेसिकली हाउ वुड आई से दैट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया उसके ऊपर इवैल्यूएट करूं। और RFM analysis numerically ranks a customer in the above mentioned categories on a scale of 1 to 5. Yes. If you want to add more complexity to your analysis, yes, you can do that. But अगर आप ये ना भी करें, तो even then you would actually get a credible list of customers जो कि जिन्होंने recently purchase किया है, और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज भी ज्यादा है और उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो भी आपको उसके साथ में मिल जाएगी कि यार उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है इज दैट सिग्निफिकेंट और नॉट। RFM can be used to reasonably predict the likelihood of a customer whether a customer the likelihood of whether a customer will do business again or not. अच्छा, इसकी what does this statement mean? Can anybody tell me? मुझे कोई explain कर सकता है इसका क्या मतलब इस statement का? This one. Intention to repurchase something. ठीक है, but why is there a reasonable predictive power over there? क्यों हम ये समझ रहे हैं कि अगर RFM के क्राइटेरिया पे वो पूरा उतर रहा है तो देयर इज अ रीजनेबल चांस कि वो दोबारा खरीद लेगा। फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल जाएगा सर, हमें फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा कि लाइक्लीहुड कस्टमर का ना कि वो वापस आएगा या नहीं। अगर लेट्स से किसी का स्कोर 5 आया है तो दिस मींस कि बहुत ज्यादा हाई चांस है कि वो कस्टमर वापस आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। ठीक है। Anyone else as well? This is correct what he said, but I want somebody to add to it. So this might be just a numerical depiction of the customer. जो intangible चीजें हैं like substitute product, alternate products, discounts हैं, promotions हैं, that might not be taken into account into this model. That might not be or might be connected to this one. अगर आप alternates या distribution और वो promotions की बात करें तो वो शायद इसमें ऐसा incorporate नहीं हो रही। ठीक है, okay fine. इंटेंजिबल चीजें ये तो सारी वेरिएबल्स हैं, तो अगर कुछ ऐसी नॉन वेरिएबल चीजें जो है अगर आप का कॉम्पिटिटर प्रमोशन या डिस्काउंट्स की तरफ मूव करता है तो आई गेस फिर देयर इज लेस चांस कि आपका कस्टमर रीबाय करे। ठीक है, ओके फाइन। हाँ, या दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, लेकिन कंसीडरिंग के बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी एज वेल। मैंने ये देखा है कि यस, प्रोमोज आर इफेक्टिव, बट अगर जो बेसिकली इफ योर ब्रांड एक्चुअली एंजॉयज सम सॉर्ट ऑफ अ लॉयल्टी, तो इवन देन देयर इज अ चांस कि जो कस्टमर है वो फ्लिप नहीं करेगा। बट अगेन यस, दैट्स अ वेरी रीजनेबल पॉइंट, बिकॉज इसके अंदर जो है वो शायद हम फैक्टर नहीं कर रहे कि जी अगर कोई प्रोमो है या किसी और प्रोडक्ट के ऊपर प्रोमो लग गया तो हो सकता है कस्टमर जो है वो मूव अवे कर जाए। बट प्रोमो तो आप भी लगा सकते हैं ना, you can actually you can run promotions as well, so you can actually attract customers back to you as well. But yeah, that's a very reasonable point. अच्छा, इसमें एक चीज जो I'd say जो कि बेसिकली यहाँ पे अंडरलाइंग assumption दी गई है, वो assumption नहीं है actually, I think that's a calculated fact कि जब कस्टमर के दिमाग में आपके प्रोडक्ट का रिकॉल ज्यादा होता है ना, तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी कि अगर आप उसे दोबारा पिंग करेंगे ना तो वो परचेज कर लेगा। अब रिकॉल जो है यानी कि उसको याद हो कि उसने आपका प्रोडक्ट यूज किया है या इस्तेमाल किया है या उसके ऊपर पैसे खर्चे हैं,
तो वो इन तीनों जो कंपोनेंट्स हैं उनसे एसोसिएटेड है, रिसेंसी से एसोसिएटेड है, फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है और मॉनेटरी वैल्यू से भी एसोसिएटेड। ऑफ कोर्स अगर उसके दिमाग में ये चीज है कि रिसेंटली मैंने एक चीज परचेज की थी और आपके साथ उसका जो एक्सपीरियंस रहा है ऑफ दैट परचेज वो अच्छा रहा है, तो अगर आप उसे दोबारा पिंग करेंगे तो ही वुड बी, अगर तो नीड है तो ही वुड बी विलिंग टू एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट अगेन। जाहिर बात है, गाड़ी अगर मैंने ली और गाड़ी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो अगर मुझे जो कंपनी है वो दोबारा पिंग करेगी तो आई वुड नॉट बाय द कार अगेन, ऑफ कोर्स आई वुडंट डू दैट। बट अगर मैंने लेट्स से कि एक अदर आई ब्रॉट बॉट लाइक हाउ वुड आई से दैट, मैं मतलब मैंने कोई लेट्स से कोई मीडियम लेवल की कोई चीज लिया है, या मैं किसी स्टोर में गया हूँ और वहां पर जो है इनफैक्ट यस, मैंने आई एक्चुअली रिसेंटली वन टू कारेफोर, ये लाइक जो गीगा मॉल के अंदर है। तो कारेफोर इज एक्चुअली इज ये एक इंटरनेशनल स्टोर चेन का हिस्सा है। आई थिंक दिस इज अल फतियाम, जो लाइक यूएई मिडिल ईस्ट के अंदर जो लाइक स्टोर्स हैं उनकी ये दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर बिजनेस, एंड दे हैव there were a couple of things that I really liked about them. उनका जो स्टाफ था that was very very जिसे कहते हैं ना agile, मेरा मतलब they were really ready to help me। और सारा स्टाफ, ये नहीं कि कोई एक बंदा या कोई चार बंदे, that तो उनका स्टाफ was really, I really noticed that, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। Secondly, what I really liked about them was कि जी they were digital। सो डिजिटल का मतलब ये कि उनकी एक अपनी ऐप है, आप उसको लॉग इन कर सकते हैं, आपकी परचेज पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ पे स्टोर हो रहे होते हैं, तो यू कैन रिडीम देम। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये कि आप ऐप के अंदर जाकर पूरा स्टोर एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली गेट स्टफ डिलीवर्ड टू योर होम। ठीक है। तीसरी बात ये थी कि आई वाज एक्चुअली जो अगेन ये फिर स्टोर के स्टाफ की शायद नेचर के साथ एसोसिएटेड है ये बात, लेकिन आई हैड अ प्रॉब्लम ओवर देयर एंड द स्टाफ वाज रियली रीजनेबल। बल्कि इनफैक्ट ही एक्चुअली द गाय हु वाज हैंडलिंग मी, ही वेंट एन एक्स्ट्रा माइल। उसने किया ये कि बेसिकली आई हैड परचेज समथिंग रियली बिग, वो लाइक 30-38 हज़ार रुपए की परचेज थी, एंड उस वक्त मैंने ऐप डाउनलोड नहीं की थी। एंड व्हाट ही डिड वाज कि उसने पहले व्हेन आई वाज चेकिंग आउट, तो ही सेड कि सर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है? मैंने कहा नहीं, आई 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 हैवंट डन। उसने मुझे वहां पे खड़े होकर पहले तो ऐप डाउनलोड कराई, फिर देन ही एक्चुअली लॉग इन एंड देन ही मेड श्योर कि बैकलॉग में जाके वो जो 38 हज़ार रुपए हैं वो मेरे अकाउंट में ऐड हों, ताकि मुझे उनके जो पॉइंट्स हैं वो मिल जाए। सो दैट वाज द एक्स्ट्रा माइल जो कि मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा, अब अच्छा, एंड देन केम द फीडबैक, यानी ऐप के ऊपर ही एक फीडबैक की रिक्वेस्ट आई, ठीक है ना, तो मैंने उसके ऊपर अच्छा उनको दिया। तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेरे ज़हन में जो उनके लाइक आइड से ब्रांड का रिकॉल है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मेरी जो उनके साथ आखिरी इंटरेक्शन रही है दैट वाज रियली गुड। ठीक है। अब अगर ये ना होती तो आई वुड हैव नेवर एक्चुअली ऑप्टेड फॉर कि मैं दोबारा उनके पास जाऊं। सो दैट आल्सो प्लेज अ पार्ट कि जो रीसेंसी है जो बिजनेस की आपने उसके साथ की है किसी भी ब्रांड के साथ, उसकी रेलेवेंस कितनी है कि आप दोबारा रीसेल उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है ना, बट दैट इज अ कंपोनेंट जो कि यहाँ पर अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। ठीक है ना, कि वो जो एक्सपीरियंस था वो कितना अच्छा रहा था। सो रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी वैल्यू। उसके बाद मूविंग अहेड, let's define these a little bit. So I mean, the premise behind using these three factors is इनको यूज करने का रीजन क्या है इन तीन फैक्टर्स। व्हाट्स द रीजन behind recency? A customer who recently purchased with the company is more likely to continue to keep the business and brand in mind for subsequent purchases comparative, provided कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। Comparatively, customers who have not transacted with the business in months or longer period are less likely to engage in transactions with the business or the brand. अच्छा, अब a customer probably not engaging with you in some time is actually probably a function of कि वो शायद आपके बिजनेस से खुश नहीं। There's a possibility on that as well. ठीक है, so that's why he has moved away.
सो अगेन द नेचर ऑफ द बिजनेस जो है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगी यहाँ पर इन ऑर्डर टू रियली डिसाइड कि अच्छा यार रीसेंसी, व्हाट डज रीसेंसी मीन? आई मीन इफ यू टॉक अबाउट टेलीकॉम, उसमें रीसेंसी इज वेरी हाई। प्रॉब्ली आप मंथली लेवल पे या 3 मंथली लेवल, 3 मंथ्स के लेवल पे देख रहे हैं, बिकॉज आई थिंक अ कस्टमर इज कंसिडर्ड चर्न अगर उसने 3 महीने से आपको जो है बेसिकली कोई रेवेन्यू नहीं दिया। ये जो लाइक यू हैव लाइक पीपल फ्रॉम टेलीकॉम ओवर हियर, आई डोंट नो अगर इफ आई एम राइट नॉट, बट आई थिंक दैट्स द केस। 3 महीने या 4 महीने का कोई इस तरह का साइकिल होता है जिसके बाद कस्टमर को कंसिडर किया जाता है कि प्रॉब्ली ये चर्न कर गया या चर्न की जोन में चला गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कस्टमर ट्रांजैक्शन इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट टाइप। ऑफ कोर्स एज आई सेड, आप जहरी बात है गाड़ी दोबारा बार बार नहीं खरीद सकते। परचेज का प्राइस पॉइंट क्या है, यू नो हाउ कॉस्टली इज दैट। जी सर, जी अली भाई। जी मोहसिन, जैसे आपने टेलीकॉम की से बात की, तो हमारे लिए ये हम ये देखते हैं कि नॉर्मली इट इज़ व्हाइल वी डू लुक एट द ओवरऑल कस्टमर बेस, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे होते हैं कि खासतौर से जो हमारी कोई कैंपेन वगैरह लॉन्च होती है, तो उसमें क्या कस्टमर का बाइंग बिहेवियर रहा है, वर दे हैप्पी विद द कैंपेन, जो भी प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च था या नहीं था, या लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कंपटीशन ने भी उसी तरह की मिलती जुलती कोई चीज़ लॉन्च कर दी है तो कितनी ज़्यादा चर्न आ रहा है, व्हाटएवर। तो उसमें I just want to like get your views कि would you call that as a recency or would you call that as a kind of immediate impact कि आपने कोई चीज लॉन्च की है? क्योंकि recency probably as an again for me would be some like person who has, let's say has already like made has already has been exposed to your product or या जो भी business वगैरह है, and then उसने कोई informed decision बनाया है। बट इफ दैट इज समथिंग विच इज लाइक काइंड ऑफ एक आपने पुश मार्केटिंग के थ्रू एक आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की और उसकी वजह से, तो वुड दैट स्टिल बी काउंटेड एज अ रीसेंसी, या उसको हम अलग से उसको बकेट में डालेंगे? सर आई मीन टेलकोस में ना, मुझे आई मीन अगेन दैट्स माय ओपिनियन, टेलकोस में मुझे ऐसे महसूस होता है कि पुश मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जो कि मुझे लगता है कि टॉक्सिक जो है ना उसके अंदर आता है, टॉक्सिक रेवेन्यू भी आता है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो हैं बेसिकली आई मीन आई एक्चुअली आई डोंट नो इफ टेलीनॉर डज दिस और यू नो, मुझे नहीं पता कौन सी ये कंपनी, आई नो ऑफ सर्टेन कंपनीज जो कि ये करती हैं, बट व्हाट दे डू इज के जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या मेरे बैकग्राउंड में यार थोड़ी सी नॉइज होगी, आप लोगों को ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही बैकग्राउंड में? माय अपॉलॉजीज। यू गाइस हियर एनीथिंग इन द बैकग्राउंड? नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। Okay, awesome. That's great. चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, so you know, you would actually push onto a customer something which he clicks upon, and then you know he actually gets auto invited to a reoccurring cost. ये ऐसे होता है। I know this for a fact. और secondly, जहाँ तक बात ये है आपकी कि you know ये RCC के अंदर आएगा ही नहीं आएगा, at the end of the day this is push marketing, right? तो आपका वो कस्टमर ऑलरेडी आपके साथ एंगेज्ड है, इज दैट ट्रू या नहीं? जी, एज एन कुछ आपका कस्टमर होगा जो ऑलरेडी आपके साथ एंगेज है, बेशक हो सकता है कि वो कस्टमर डॉर्मेंट हो, या उसने लेट्स से फॉर व्हाटएवर रीजन ही और शी माइट हैव churn towards the next let's say competition, लेकिन उसके पास सेम अभी भी है हमारी ना, तो अब अगर सेम आपकी है तो of course you would want them to like use your services again। तो उसमें जैसी बात, अगर आपने कोई नई कैंपेन निकाली है या कोई भी है, तो हो सकता है वो दोबारा हो सकता है उसमें, तो डेफिनेटली आई एग्री कि यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर रीसेंसी का जो एग्जांपल है। लेकिन अगर कोई नया कस्टमर है हु हैज नॉट एक्चुअली यूज्ड योर सर्विस और इज नॉट एक्सपोज्ड टू योर बिजनेस, तो उसको फिर हम फिर एक और कैटेगरी में फिर हम कहें उसको डील करें। जी, उसको और कैटेगरी, अच्छा ये अच्छा हुआ आपने बता दिया। देखिए, जब आप कोई कैंपेन लॉन्च करते हैं ना जिसके जरिए डॉर्मेंट कस्टमर जो है वो वापस आते हैं, सो दैट इज यू एनालाइजिंग कि यार आपके जो recent customers का set है probably for a let's say a particular segment or for a particular service usage, वो reduce हो रहा है, ठीक है, या उसके अंदर डिप आ रही है, ठीक है। तो उससे so that is actually an effort in order to bring customers back.
तो वो जो है आपका जो आई वुड से जो आपका आरएफएम का जो सेट है जो कि आप एनालाइज कर रहे हैं प्रोबेबली उसका नंबर इंक्रीज करेगा। और जहां तक बेसिकली जो अपना पुश मार्केटिंग, बाकी जो जैसे अगर एक नया कस्टमर है वो आपके साथ पहली दफा आके जो है ना आपके साथ एंगेज हो रहा है, तो आई वुड से दैट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ पुश मार्केटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ पुल मार्केटिंग। ठीक है ना, तो उसको आई वुड एक्चुअली कैटेगराइज हिम सेपरेटली जो है ना, because he's a new customer, he's actually coming on to your platform for the first time, you know, yeah, your service, he's using your service for the first time, and उसकी जो effort है वो attribute की जा सकती है to some sort of a push marketing campaign, sorry, ठीक है pull marketing campaign, my जी, apologies. ठीक है। और इसमें अगेन एक और जो मुझे एग्जांपल जो समझ आती है, विच आई थिंक इट्स बीइंग यूज्ड negatively with regard to the like normal genuine customers जो हमारे auto sector है, as in we've always talked about how the big three players Toyota, Honda and Suzuki have been operating as mafias, and they उसमें जो खास तौर से जो ऐसे लोग जो investors होते हैं जिन्होंने ये जो होता है ना they charge own या premium जी 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 on बिल्कुल ऐसे। selling, तो वो अब अगेन उसमें अगर हम रिसेंसी का अगर हम देखें उसमें एग्जांपल, तो आई एम प्रीटी श्योर के इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी तादाद होगी जो मुसलसल दे आर लाइक मेकिंग दोस परचेजेस ऑफ द सेम सेट ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि उनको पता है कि हाँ भी अगर वो बल्क में ऑर्डर्स करेंगे देन दे ऑफ कोर्स शॉर्ट होगी मार्केट में सप्लाई, तो देन जो एंड कस्टमर है उसको हम महंगे दामों में बेचेंगे, व्हिच आई एम श्योर द कंपनीज विल नेवर एक्सेप्ट, लेकिन आई थिंक दिस इज बैड मैल प्रैक्टिस दैट इज ऑपरेटिंग इन द ऑटो इंडस्ट्री एज। सर एब्सोल्युटली, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे हर इंडस्ट्री का एक माफिया है, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, गाड़ियाँ हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी चीज़ हो, पानी भी हो तो उसका भी माफिया है। मेरा मतलब जहाँ पे भी पानी की सप्लाई की कंपनी है वहाँ पे अब माफिया बन। सो उसकी वजह ये है कि जब गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं करती मार्केट को, तो फिर जो है ना माफियाज बन जाते हैं। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो ये सुपीरियर बायर्स हैं जो कि ओन पे आगे गाड़ियां बेचते हैं, ये कंपनीज जो हैं आर एक्चुअली इन cahoots with them, and the reason they are in cahoots with them is because they can then in mass sell quickly। ठीक है, उनको अपने रिटेलर नेटवर्क पे डिस्पेंस करने की और कस्टमर को अट्रैक्ट करने की तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता। वो 100 गाड़ियां 50 गाड़ियां इकट्ठी अगर निकाल पा रहे हैं, तो व्हाई वुड दे एक्चुअली केयर अबाउट कि जो है ना कि रिटेल पॉइंट के ऊपर जो है ना कस्टमर के हाथ में ये गाड़ी डायरेक्टली जाती है या नहीं जाती, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे जो है ना वो कस्टमर जो है फिर वो सफर करता है, बिकॉज उसको गाड़ी जो है वो लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए के ओन पे लेनी पड़ती है। So that is unfortunately, लेकिन उसके अंदर जो है ना the government actually I think the government needs to step in and actually stop this alliance। I wouldn't say alliance, मेरा मतलब ये जो like उन्होंने मिलके जो है ना वो बना लिया है, मेरा मतलब ग्रुपिंग कर ली है। So I think the companies are actually in cahoots over with these buyers और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी एक चीज सर ऐड करूं इसमें। सर जी जी सर ये सबसे बड़े, अगर आप बायर्स की बात करते हैं तो मिजान बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, HBL सबसे बड़े बायर्स जो इन बिग 3 कंपनीज के हैं, टोयोटा, होंडा या सुजुकी, सबसे बड़े बायर्स तो आपके बैंक्स हैं। जो इंडिविजुअल बायर है, FBR की रेगुलेशन ये है कि अब इंडिविजुअल बायर एक टाइम पे 2 गाड़ियां बुक नहीं करवा सकता, तो अब लोग अपने नाम पे, बीवी बच्चों के नाम पे उस तरीके से करवाते हैं। लेकिन सबसे अगर बल्क बायर्स की बात करें वो सबसे बड़े ही बैंक्स हैं। और अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं ना फॉर मतलब उसको लेट डिलीवरी ना हो, आपको अर्जेंटली मिल जाए, बैंक ऑल्सो चार्जेस यू एन ओन। अच्छा, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि yes of course यकीनन होंगे banks would might be the new big buyers, but probably what needs to be seen over here is कि क्या banks कोई extra cost तो नहीं dispense कर रहे to the customer just because they are bulk buyers। if they are then that's wrong। ठीक है, because the bank is supposed to be a facilitator। ठीक है ना, उसका ये काम नहीं है कि वो बेसिकली प्रीमियम चार्ज करे जस्ट बिकॉज वो 100 सुजुकी जो है ना वो स्विफ्ट खरीद सकता है। ठीक है, उसका काम सिर्फ ये है कि वो बेसिकली मॉर्गेज कर सके एक आइटम को टू दी बायर और उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है ना उसको चार्ज कर सके और उसके ऊपर अपने प्रीमियम या मार्जिन रख सके। वो ये नहीं कर सकता कि जस्ट बिकॉज उसने 100 गाड़ियां खरीदनी है तो वो जो है ना एक एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है ना चार्ज करे। अगर ये कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। सर दे एक्चुअली डू, और दिस इज ब्रांच टू ब्रांच।
जो ब्रांचेस अच्छा हैं, डिफरेंट ब्रांचेस, दे आर इन्वेस्टर्स। बैंक तो एक है इटसेल्फ, उसका नाम है, लेकिन जितनी इनकी ब्रांचेस हैं वो सारी दे आर बायर्स और दे आर इन्वेस्टर्स फॉर इट। तो उनका आपस में ये कंपटीशन चल रहा है कि यार मैंने कितने पैसे बनाने। ठीक है, तो दिस इज आई थिंक दैट्स रॉन्ग। दिस मेरे ख्याल में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस वुड बी रॉन्ग। कोई वही बात है, और अगेन आई थिंक कि ये पॉलिसी जो है ना, कोई रेगुलेटिव पॉलिसी होनी चाहिए जो कि रेगुलेट करे इस बिहेवियर को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो कस्टमर है, ही और शी इज एक्चुअली हु इज सफरिंग, वो सफर कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है गाइस, अच्छा, सो आगे चलते हैं। उसके बाद जी, then we have the frequency of a customer transaction is primarily affected by factors like product type, purchase price point, replenishment, उस प्रोडक्ट की ये रिप्लेसमेंट साइकिल जो है वो कितना छोटा है, फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, जाहिर बात है। Important to accurately predict the purchase cycle and prompt the customer just before the new cycle begins. अब this is really important। और यहाँ पर वो गाड़ी वर्सेस साबुन वाली जो मिसाल है, वो आई थिंक इज रियली रेलिवेंट, बिकॉज गाड़ी का जो परचेज साइकिल है दैट वुड प्राइमरीली बी मच लॉन्गर देन इन यानी कि अगर आप कोई ग्रोसरी वगैरह कर रहे हैं या ग्रोसरी के कोई आइटम ले रहे हैं, ठीक है। और ये मैं आगे जो परचेज साइकिल है इसके बारे में, कस्टमर बाइंग साइकिल है, इसको भी जो है ना बेसिकली बेक इन करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज जो बाइंग साइकिल है वो डिफर करता है आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो है ना, अगर आपका रिप्लेनिशमेंट साइकिल जो है वो छोटा है, तो आपका जो बाइंग साइकिल है वो भी जो है ना उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट लेटर। उसके बाद देन देयर इज मॉनेटरी वैल्यू। A natural inclination is to emphasize more on encouraging customers with the highest spend. अब जब आप RFM का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है कि आप जो है ना एम्फसाइज उन कस्टमर्स के ऊपर करें जो कि ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहे हैं, जो कि मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा रखते हैं, ठीक है। बट आई डोंट थिंक जो है ना कि दिस माइट यील्ड बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर योर एफर्ट, दिस माइट यील्ड better return on investment on marketing budgets or the effort budget जो आप डाल रहे हैं, बट ये कस्टमर्स को एलिएनेट कर सकता है। कैसे एलिएनेट कर सकते हैं? The monetary value itself should not be a determinant कि आपने किस कस्टमर को टच बेस करना है और नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर मॉनेटरी वैल्यू एक मेजर थ्रेशोल्ड बन जाता है कस्टमर्स को फिल्टर आउट करने के लिए, तो यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ अदर कस्टमर्स जिनकी हो सकता है फ्रीक्वेंसी और रीसेंसी ज्यादा हो, एंड दैट इज व्हाई द रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी वैल्यू फ्रेमवर्क, नॉट जस्ट द मॉनेटरी वैल्यू फ्रेमवर्क, ठीक है ना। हम फिर खाली मॉनेटरी वैल्यू को सिर्फ इस वजह से नहीं देख, इस वजह से अकेले में नहीं देख, बिकॉज हम नहीं चाहते कि मॉनेटरी वैल्यू ही वो एक क्राइटेरिया हो कि हमें किन कस्टमर्स को टच बेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट द कस्टमर बाइंग साइकिल। कस्टमर का जो बाइंग साइकिल है वो जो है कैसे इंपॉर्टेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये होती क्या चीज है। अच्छा, अब जब भी कस्टमर कोई चीज परचेज करने लगता है, तो व्हाट ही डज इज के ही एंड लेट्स अज्यूम कि वो एक नई चीज परचेज कर, तो ही गोज थ्रू दीज 5 स्टेप्स यूजुअली। देयर इज दैट अवेयरनेस फेज, देयर इज दिस कंसिडरेशन फेज, इंटेंट होती है, फिर परचेज होता है और फिर रीपरचेज एंड रिन्यूअल होता है। अब the key over here to understand is कि you need to first of all really understand कि जो रीपरचेज और रिन्यूअल है, ठीक है, ये किस पॉइंट इन टाइम पे हो रही है आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। अगेन, एंड दिस इज वेयर अगेन आई वुड से कि अ कार इज बीइंग रीपरचेज, और जो या गाड़ी की जो रीपरचेज है उसका रिन्यूअल जो है वो बहुत बाद में हो रहा है इन कंपैरिजन टू एक ग्रोसरी की चीज या एक अगर आप लाइक सर्फ का थैला ले रहे हैं या यू आर एक्चुअली बाइंग मीट और स्टफ लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि रीपरचेज और रीन्यूअल जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। उसके बाद फिर जो ये स्टेप्स हैं, ये बेसिकली इनमें होता क्या, व्हाट इज द अवेयरनेस फेज, ठीक है ना। अवेयरनेस जो है वो पहला स्टेज है, और पोटेंशियल कस्टमर जो है दे ट्राई टू understand that they have a problem that needs solving, ठीक है ना, or they start to search for solutions. It is also the stage where companies tend to put the most effort into their marketing. So ज़्यादातर companies जो हैं वो except for particular types of product,
जो आज से जो ना बहुत लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज जो हैं जनरली जो है सबसे ज्यादा मेहनत जो है ना वो यहाँ पर करती है कि यार अवेयरनेस प्रोडक्ट की होनी चाहिए, प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है ना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होगी तो वी वुड नेवर बी एबल टू एक्चुअली मेक अ केस इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। अब इसकी एक मिसाल जो है मैं अपनी जो रेड मार्कर सिस्टम्स कंपनी है जहाँ पर मैं काम करता हूँ उससे ले सकता हूँ। देखें, प्री कोविड द मार्केट वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग या टेक या जो आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी काम के हो सकते हैं, ठीक है। बट along came COVID and then people suddenly started realizing कि यार अब तो सारी मेरा मतलब जो पूरा पैराडाइम है या जो पूरी जो मार्केट प्लेन है वही चेंज हो गया है। मेरा मतलब अब स्टूडेंट्स अगर नहीं आ सकते तो हाउ आर वी सपोज टू मेरा मतलब इंटरैक्ट, या मैं हम पेपर्स कैसे लेंगे, बोर्ड्स को भी ये प्रॉब्लम पड़ गई कि अच्छा यार हम कैसे पेपर्स लेंगे। अच्छा, अब एट दैट पॉइंट इन टाइम they started searching for solutions, ठीक है। they realized that they had a problem and they started searching for solutions, and those companies जो कि already invest कर रही थी in creating awareness for their products जो कि digital products हैं, they came out as winners, ठीक है। जो कि already sell कर रही थी solutions जो कि remotely students के टेस्ट ले सकती हैं, उनके एग्जाम्स जो है वो चेक करवा सकती हैं, उनको असेस कर सकती हैं, सो दे केम आउट एज दे केम आउट एज विनर्स। अब इसी तरह and I mean I wouldn't say कि my company came out as winner, but लेकिन we were actually investing in awareness at that point in time, बल्कि before that time यानी कि कोविड से पहले we were actually trying to convince different boards and schools and organizations के यार remote is the future, digital is the future, ठीक है। लेकिन जो कोविड है that really accelerated everything। अच्छा, अब इसी तरह even in in industries जो कि already set है, awareness का वो phase जो है इसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। it is probably perhaps the costliest when it comes to marketing budget जब आप awareness create कर रहे होते हैं, and this is why usually companies जो हैं वो कोशिश ये करती हैं कि रिटेंशन जो है ना उसको इंश्योर करें रादर देन कि जो है ना न्यू कस्टमर्स एक्वायर किए। क्यों? उसकी वजह ये है कि रिटेंशन जो है दैट इज वे चीपर, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू डॉलर वैल्यू इट इज वे चीपर देन एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर व्हिच इज एक्सट्रीमली कॉस्टली, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और ये वो जगह है अवेयरनेस की जहाँ पर जो है ना बेसिकली आपको नया कस्टमर मिलता है। सो कंपनीज की कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेन करें, चर्न ना होने दें, और मैंने मतलब उन्हें ज्यादा अवेयरनेस वाले फेज में ना इन्वेस्ट करना पड़े बिकॉज इट्स कॉस्टली। इसके बाद देन इज कंसिडरेशन। सो द कंसिडरेशन स्टेज इज वेयर योर वर्क एज द सेल्स पर्सन कैन स्टार्ट टू मेक अ डिफरेंस। Your customer is out there searching for solutions and your product is hopefully in the mix. If you have been successfully creating awareness of your product, तो आपका product जो है ना वो consideration phase में move हो जाएगा। You might be probably one of 2 or 3 considerations जो कि customer के दिमाग में होंगे। अब यहाँ पर at this point in time, your job is to provide detailed information explaining how your product or service can solve the customer's problem, ठीक है। और over here you need to emphasize कि यार how are we better than the competitor, ठीक है। so ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। so think of it like this कि right now let's say कि this is a sales funnel, okay? It's some sort of a sales funnel। तो awareness जो है your awareness campaign whatever it was would bring your customer into this funnel, ठीक है। और यहाँ पर जो है कस्टमर वुड एक्चुअली स्टार्ट कंसिडरिंग कि अच्छा यार मैं कंसिडर करता हूँ और कि ये आपका प्रोडक्ट जो है वो इस वर्दी भी है कि मैं उसे खरीदूं या ना खरीदूं। अब यहाँ पर he would actually be looking at the competition and other alternates, ठीक है। so your job is
टू इंश्योर कि जो कस्टमर है उसको ये बात समझ आ जाए, बावर हो जाए कि यार यू नो व्हाट आई एम कंसीडरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ताकि वो इस फेज से, कंसिडरेशन के फेज से यहाँ पर मूव हो जाए जो कि एक्चुअल सेल्स है, दिस इज द एक्चुअल सेल्स। ठीक है, ये यानी कि जो परचेज वाला पॉइंट, दिस पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर और भी स्टेप्स, ठीक है, बट यू नो ये तो मैंने रफली सा बनाया, बट लेकिन दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। अब ये आप हो सकता है जो अवेयरनेस कैंपेन आप चला रहे हैं, ये डिजिटल कैंपेन भी हो सकती है, दिस कुड बी अ डिजिटल कैंपेन, दिस कुड बी फुल ब्लोन जिसे कहते हैं ना ATL BTL या अबव द लाइन बिलो द लाइन कैंपेनिंग। ठीक है, ये लोग फॉर एग्जांपल जो आपका कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज हैं वो ATL BTL पे बहुत ज़्यादा सर्व करती हैं, इवन जो है बेसिकली टेलकोस भी बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस। ठीक है, व्हाई? ताकि जो कस्टमर है वो कंसिडरेशन के वक्त जो है वो उसके जहन में आपके ब्रांड का नाम हो, एंड दैट इज व्हाई दिस मच मनी इज एक्चुअली डिस्पेंस्ड एट दैट टाइम। ठीक है, then comes the intent. So in this stage, decision makers pit the various alternatives against each other, and whichever makes the most logical or emotional or financial sense, you know, will be the one that is chosen. अब यहाँ पर आपकी सेल्स टीम का जो या मार्केटिंग का जो रोल है वो ये है कि it is to convince the customer that out of the potential solutions they might be considering, your product or service, you know, is the one they should choose. Again, अब आपको ये लगता होगा ये काम तो हम कंसिडरेशन में भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, हम ऐसा ही काम कंसिडरेशन में भी कर रहे थे, लेकिन इंटेंट में उसकी इंटेंसिटी तो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन यू स्टिल नीड टू बी देयर, यू नीड टू बी पिंगिंग द कस्टमर कि आप हमारा ही प्रोडक्ट है, आपको ऑलरेडी पता है कि इट्स द बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, you've already differentiated the product on the basis of its characteristics or unique selling propositions or whatever it is। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि इंटेंट जब उसने या जो अपनी इंटेंट टू परचेज है वो एग्जीक्यूट करनी है तो उस वक्त आप गायब हो जाए, बिकॉज दैट कुड बी रियली डेंजरस फॉर यू। आपने सारा पैसा भी लगा दिया, ठीक है ना, आपने सारी मेहनत भी कर दी उसको यू नो ऑल्टरनेट्स दिखाने में और उसको ये बताने में कि भाई योर सोल्यूशन इज द बेस्ट, बट देन यू सडनली डिसअपीयर एट दिस पॉइंट। ठीक है, आप इसके भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं और ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करती है। ठीक है, एंड देन कम्स द परचेज। ठीक है, द कस्टमर हैज डिसाइडेड ऑन द प्रोडक्ट दे वांट टू बाय एंड देन दे गो अहेड एंड बाय इट। ठीक है, और इवन एट दिस स्टेज है ना आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर इट्स नेसेसरी के इन दिस स्टेज इट्स वेरी नेसेसरी कि यू hook in the customer, you need to hook in the customer। ठीक है, this is not a one time sales। ठीक है ना, it's necessary कि आप कस्टमर को hook कर लें। Why? Because if you do not hook in, वो रीपरचेज के पॉइंट पर जो है ना आपको बिल्कुल भूल जाएगा, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ यू नो कस्टमर एक्विजिशन है वो कंसिस्टेंटली हाई रहेगी, बिकॉज देन यू वुड ऑलवेज नीड टू पुश इन न्यू कस्टमर्स फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, बट अगर रीपरचेज के पॉइंट पे या अगर आपने उसे बुकिंग कर लिया है तो ही वुड नॉट रिक्वायर कि आप उसे दोबारा जो है ना पूरे इस फनल में से गुजार कर लेकर। ठीक है, सो यू नो फिर आप so what do you do? It's crucial to develop an ongoing relationship with customers and support them in their problem solving journey. Staying in close contact can also create opportunities to persuade customers to purchase again or renew this subscription। ठीक है, तो मुझे कोई वैसे कोई मिसाल दे सकता है जो कि इस पूरे यू नो वर्क फ्लो को कंप्लीटली यू नो लाइक वो करता हो, यू नो इट गोज थ्रू दिस एंटायर वर्क फ्लो। जस्ट टेक एनी प्रोडक्ट जो कि आपको पता है आप जिस इंडस्ट्री के अंदर है, and then you can actually go ahead and walk through this। Yeah, sir, Kareem होगी for example? absolutely हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अब आपने बताना कि कैसे जो है ना वो इन इस साइकिल में से गुजरती है, अगर if you can। अवेयरनेस के लिए it was not actually a need। उन्होंने एक नीड जनरेशन उसकी की कि लोगों को ट्रैवल करना आसान होगा, उसके लिए उन्होंने मार्केटिंग की। उसके अलावा फिर when customers got hooked in with their service कि सेफ भी है कि ड्राइवर की इंफॉर्मेशन, गाड़ी की इंफॉर्मेशन सब कुछ आ जाती है। उसके बाद
and they purchase it again, utilize that service again and again. ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन आपने शुरू में ये कहा कि इसकी नीड नहीं थी, तो आपके ख्याल में, अच्छा मुझे ये लगता है कि आई वुड एक्चुअली डिफर ऑन दैट, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शदीद नीड थी, बिकॉज हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है। वो सारे का सारा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, वो टेक्निकली वो प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब लाइक वी हैव सर्विसेज लाइक यू नो, मतलब आपके पास ये BRTs हैं और ये ऑल दैट, ठीक है, बट ओरिजिनली दैट वाज नॉट देयर। जब करीम केम इनटू द मार्केट देयर वाज नो सच थिंग, ठीक है, या उसके सिर्फ प्लान्स थे। तो दे एक्चुअली आइडेंटिफाइड अ नीश जिस जो और अ रिक्वायरमेंट जो कि जेन्युइनली थी। People were willing to dispense extra money in order to travel safely and in comfort, ठीक है। बाकी जो आपने चीज बताई है that is true। जी सर, जी मोहम्मद अली। जी अच्छा, एक तो जो मुझे एग्जांपल अभी आपने जो भी पूछे थे उसमें मुझे लगता है कि जो आईटी इंडस्ट्री है जिसमें आप भी यू आर वर्किंग क्वाइट एक्सटेंसिवली, तो जैसे फॉर एग्जांपल वी परचेज a lot of like full suite of services from the likes of जैसे Huawei हो गया, Oracle हो गया। तो इसमें होता है कि जी it's एक तो मेन होती है आपकी कैपेक्स होती है जो वन टाइम कॉस्ट होती है, और उसके बाद उसकी रिन्यूअल्स होती हैं, लाइसेंसिंग की होती है, या उसमें कोई मजीद एड ऑन्स वगैरह होते हैं। तो ऑफ जी कोर्स जिस तरह आपने बताया कि भाई यू नीड टू इंश्योर दैट यू एंगेज विद द कस्टमर राउंड द ईयर, ताकि जब भी उसकी लाइसेंस रिन्यूअल हो, या अगर आपने मजीद उसमें मजीद कोई क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है वेयर यू आर ऑफरिंग अ न्यू लेट्स से an add-on or a plug-in or some supporting service, तो that is where the client remembers you कि हाँ भी आपका जो overall product है, आपकी जो customer service है वो बहुत अच्छी है, so that that the company would be willing to make another repurchase. So I believe the customer buying cycle applies very well in to this sector, जिसमें आपने इंटेंट और परचेज को इन्फ्लुएंस करना होता है बाय इंश्योरिंग दैट देयर इज कंटिन्यूअस अवेयरनेस एंड देयर इज अ कंसिडरेशन कि भाई जब भी कोई नई चीज आएगी व्हिच कैन फर्दर कॉम्प्लीमेंट द क्लाइंट्स बिजनेस, सो दे कैन मेक अ रीपरचेज। एब्सोल्युटली सर, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अच्छा और अच्छा, दूसरा जो मेरा सवाल था वो बेसिकली इनिशियली जब आप मुझे वो आप बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि खास तौर से जो नया कस्टमर एक्विजिशन के टाइम जो कॉस्ट होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, एंड आई राइटली सो, एज एन दैट इज प्रोबेबली ट्रू फॉर आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज। एक जो इंडस्ट्री जो मेरे सवाल जो जहन में आ रही है सवाल जो है वो ये है कि जो आपकी खासतौर से जो रियल एस्टेट है सेक्टर है, अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एंड कस्टमर है, उन्होंने थ्रू ऑल द लेट्स से नॉलेज या जो भी था इन्फॉर्म डिसीजन, उस तरह से उन्होंने एक या तो अपार्टमेंट खरीद लिया या बना बनाया घर ले लिया। अब ऑफ कोर्स ये जो है ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो जो उन्होंने अपने रहने के लिए लिया है, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी मेकिंग अनदर परचेज। I'm given that they are like of course living with लिमिटेड, इनकी कोई उस तरह से बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो दे विल डेफिनेटली बी जस्ट मेकिंग वन टाइम परचेज इन देयर लाइफ टाइम, राइट? बट ऑफ कोर्स दे कैन हेल्प इन्फ्लुएंस देयर लेट्स से फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह बाय टेलिंग कि हाँ भी लेट्स से जो भी उनको अगर किसी डीलर ने या कोई प्रॉपर कोई कंपनी थी ऑन बिहाफ ऑन वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने किस तरह से उनको हेल्प आउट किया, उसमें किस तरह से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की, तो उसमें since the company will be engaged with them like through another channel, उसमें मुझे बताइए कि जो कॉस्ट की जो आप बात कर रहे थे, would it still be high or would it still be considered as a normal cost जो एक आपने अवेयरनेस के लिए क्रिएट करनी होती है? ये मेरा सवाल था। सर जनरली जो पाकिस्तानी रियल एस्टेट है ना, इसमें जो सेल्स और परचेज है ये पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और पर्सनल कॉन्टैक्ट डेवलपमेंट की बेसिस पे बहुत ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। सो द एक्चुअल कॉस्ट, लेट्स से कि आई एम अ सेलर ना, एंड देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ मिडलमैन इन बिटवीन एंड देन देयर इज अ बायर ऑन द अदर साइड। द एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हो रही होती है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट हो रही होती है। डू यू एग्री विद दैट या नहीं? बिल्कुल, आई एग्री। ठीक है। अच्छा, आप इसमें देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ओवर हियर। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री क्या होती है? इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता हो तो वो ये है कि, और आई थिंक हमने पहले डिस्कस भी किया था क्लास में, कि अ सर्टेन पार्टी
has an information advantage over the other party. ठीक है? अब and I hope I can actually answer your question कि cost of acquisition जो है और जो cost of purchase है जो कि tangible, एक तो tangible cost है ना कि मैं लाखों रुपए दे रहा हूँ एक प्रॉपर्टी खरीदने पे, फिर एक cost है जो कि probably मैं account for ही नहीं कर रहा अगर मैं गलत चीज खरीद लेता हूँ in terms of property और मैं फंस जाता हूँ. ठीक है? ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है और ये मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, इसको डिमिनिश किया जा सकता है with the help of providing accurate, timely information to the customer. Does that make sense? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो टाइमली इंफॉर्मेशन जो है तो अगेन जो मेरा सॉरी सवाल ये है कि चले कस्टमर एक जो कस्टमर जिसने लेट्स से जिसने अपना एक रहने के लिए बना लिया डिसीजन, बट जी, लेट्स से अगर कोई और कस्टमर है उसको तो आपने इन्फ्लुएंस करना है और उसको आपने व्हाट यू वुड डू इज के यू वुड वांट योर कस्टमर्स हु ऑलरेडी मेड अ परचेज टू गिव यू अ काइंड ऑफ अ 4 स्टार लाइक 5 स्टार रेटिंग वगैरह, रिव्यूज अच्छे दें, मजीद उनके बिहाफ के ऊपर एक ब्रांड एम्बेसडर बने एंड ऑल. तो उसमें अब जो टाइम फैक्टर की जो आप बात कर रहे हैं वो जाहिर बात है वो तो एक्चुअल जो कस्टमर जो ऑलरेडी आपका है वो आपका वो स्पेंड कर रहा है, so then it is like kind of a saving to your company as well. But of course you might want to give some kind of incentives, जिस तरह होता है ना कि आप ये आपने उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ, उनकी बर्थडे पर आपने उनको विश कर दिया या आपने उनके एनिवर्सरी डेज पर केक भिजवा दिया and all, which can be some cost to the company, but they can actually help influence a major decision for a new customer. बिल्कुल. yes they can. ये that's very true. आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. That is true. They can, but the cost is अच्छा चलें हम एक करते हैं कि हम एक जो ज़मीन.com की मिसाल ले लेते हैं. ज़मीन.com जो है वो is again tech portal, tech real estate portal जो कि करता क्या है कि it is actually a middleman and an information aggregator between individual sellers and buyers and corporate developers and buyers. ठीक है? I hope I've identified this correctly. अब this gives Zameen.com an opportunity because he aggregator है and he's the man or he's the man in the middle and he's an aggregator, so it gives him an opportunity to have access to a very large customer base. ठीक है? अब what they try to do is they try to sell products which are actually projects जिनमें प्लॉट्स भी शामिल हैं, जिनमें अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं, टू कस्टमर्स बाय एक्चुअली एम्प्लॉइंग जो कि आप कह रहे थे कि बाय कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू एंगेज विद देम, बाय ट्राइंग टू मेक देम अवेयर कि जो है ना यार ये एक नई प्रॉपर्टी आई है एंड इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड मनी बिकॉज आई नो दैट यू आर विलिंग बिकॉज यू टोल्ड मी दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड मनी, तो यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन दैट. एंड उसके लिए फिर वो मेथोडोलॉजीज लाइक कि यार उनको विश करना, उनको ईमेल्स करना, उनको केक्स वगैरह भेजना, बुकेज भेजना स्पेशल इवेंट्स के ऊपर, वो जो है फिर इसको इंश्योर करते हैं. ठीक है. ठीक है. बट जहां पे आपकी अनरेगुलेटेड छोटी मार्केट है वो टेक्निकली सारी की सारी रिलेशनशिप्स के ऊपर ही चल रही है प्राइमरीली बिकॉज दे आर नॉट एग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन. वो एक बंदे का वर्ड टू माउथ दूसरे बंदे की तरफ, दूसरे बंदे का वर्ड टू माउथ तीसरे बंदे की तरफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है ना? वो लोग बेसिकली इस तरह चल रहे थे और उसमें ज्यादातर जो कॉस्ट इनकर कर रहे थे वो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट होती है. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और चीज में आपको मैं सॉरी मैं शायद पहले मैं बिल्कुल ही डिफरेंट साइड पे चला गया था, बट मैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की बात कर रहा था एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, और क्योंकि बात लाइक रियल एस्टेट की हुई है, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट, लेकिन आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. ये मेरे जो हैं बेसिकली एक स्टूडेंट थे पिछली से पिछली क्लास में जो कि इस स्टार्टअप के लिए काम करते हैं. ठीक है. और आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, मेरी अपनी कोई लाइक स्टेक नहीं है इसके अंदर, मैंने तो इनफैक्ट सिर्फ इसको स्टडी किया है प्लेटफॉर्म को. ये प्लेटफॉर्म जो है और इस तरह के और प्लेटफॉर्म जो है जो कि अब पॉपअप कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और इवन मिडिल ईस्ट में भी मैंने देखे हैं और यूएसए वगैरह में भी हैं.
These are actually technology platforms जो कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को डिमिनिश कर देते हैं, ठीक है। एंड इनका मैं थोड़ा सा मॉडल आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लाइक इसी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, और खुद भी अगर आप लोगों को मौका मिले तो देखिएगा। तो दे एक्चुअली दे आर जस्ट लाइक जमीन, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो हैं खुद बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये इनके 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं, एंड ये एक प्रोजेक्ट जो है ये बैरियर टाउन के अंदर है, और इस प्रोजेक्ट की ये दिस इज गोइंग टू बी अ को-वर्किंग स्पेस। नाउ देयर आर 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद सच अ प्लेटफॉर्म। एक तो ये कि यू डू नॉट नीड टू बाय अ होल यूनिट, आपको पूरी यूनिट खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको जरा खोल के अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, मैं कहाँ चला गया, ठीक है। अब ये देखें, यू कैन ईदर बाय अ यूनिट और यू कैन गो इनटू अ पर स्क्वायर फीट थिंग एज वेल। सो अगर आप ये देखें, ये एक इनका इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ इंटरफेस, जहां पर आई कैन डिसाइड कि मैंने 100 स्क्वायर फीट लेने हैं या 883 स्क्वायर फीट लेने हैं, एंड दे आर टेलिंग यू कि द कॉस्ट ऑफ स्क्वायर फीट राइट नाउ इज 25,000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट। अच्छा, अब how did they get to this value? They got to this value because right now this property is in its round 5 of development, ठीक है। राउंड 5 है डेवलपमेंट के। अगर मैं इसके राउंड 1 में जाऊं, बैक देन द कॉस्ट ऑफ स्क्वायर फीट फॉर 9,250 रुपए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज they are reducing the cost of uncertainty that a buyer has when he goes into the market to buy something, and that is extremely beneficial to any buyer। उसको एग्जैक्टली पता है कि यार मेरी क्या कॉस्ट है, और 9,250 रुपए राउंड 1 में कॉस्ट थी, तो राउंड 6 में आई एम एक्सपेक्टेड टू गेट अ वैल्यू ऑफ 28,000 पर स्क्वायर फीट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जो खत्म करते हैं, जो कि मैंने प्रॉब्लम डीएचए के साथ भी देखा और बैरियर टाउन के साथ भी देखा, और बड़े जितने भी डेवलपर्स हैं, देयर आर नो सेट डिलीवरेबल्स and then there are no timelines on those deliverables। आप यहाँ पे बहुत ही सिली किस्म की चीजें सुनेंगे जो कि ये रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनके मुंह से कि यार आपने 5 लाख का प्लॉट लिया था, वो 50 लाख रुपए का हो गया। भाईजान, मेरे 20 साल की जिंदगी भी तो गुजर गई है, ठीक है ना। आपने जो 20 साल लगाए हैं वो प्लॉट डिलीवर करने में, या 15 साल लगाए हैं उस प्लॉट को डिलीवर करने में, उन 15 सालों में अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं या 20 सालों में निकालूं, तो हो सकता है कि वो प्लॉट जो मैंने 5 लाख रुपए का दिया था वो मुझे अब महंगा पड़ रहा हो। सो और ये दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज देयर आर नो सेट डिलीवरेबल्स। तो कोई, मेरा मतलब वो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। पहले तो आपको किसी लेट्स से किसी नई जगह पे आप जाके, और ये लैंड स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, नई जगह पे आप जाकर इन्वेस्ट करते हैं तो कोई सेट कॉस्ट पर स्क्वायर फीट ही नहीं होती आपके पास। कोई बंदा आपको कह रहा होता है जी 50,000 रुपए का किनाल बिकेगा यहाँ पे, और दूसरा कह रहा होता है जी 50 लाख का किनाल, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एक तो रिड्यूस होती है, दूसरी बात ये है कि ये इसमें डिलीवरेबल्स बहुत जो है ना क्लियर है। फॉर एग्जांपल राउंड 5 में या राउंड 6 में हम लोग देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे डिलीवरेबल्स भी हुआ करते थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा किधर है। लेट्स से किधर गया, तो ये देखते हैं। खैर, यहाँ पे डिलीवरेबल्स भी होते हैं, एंड दैट एग्जैक्टली टेल्स यू कि किस स्टेज पर क्या चीज डिलीवर होगी इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट। कि जी यहाँ सड़कें होंगी, यहाँ पे चौथा फ्लोर डल चुका होगा, या लेंटर डल चुका होगा, या सीमेंट बेसमेंट बन चुकी होगी, एंड देन यू कैन एसोसिएट अ वैल्यू विद दैट अप्रिसिएशन। आपको ये जो अप्रिसिएशन नजर आ रही है 9,000 से 28,000 पे, आपको पता लग रहा है कि उसकी रीजन क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ वही बात नहीं है कि फाइलें बिकती जा रही हैं। ये होता है ना, यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इकट्ठी बहुत सारी फाइलें ले लेते हैं, फिर वो लाख रुपए की फाइल जो है फिर वो 10-10 लाख रुपए की करके बेचते हैं, और फिजिकली ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ होता, ठीक है ना। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू कि टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये टेक्नोलॉजी जो है, या ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, और ये एक्चुअली बना हुआ ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो इसी वजह से आप जो है ना स्क्वायर फीट खरीद सकते हैं इसके अंदर।
बिकॉज वो ब्लॉकचेन के अंदर ना आपका एक स्क्वायर फीट जो है ना वो रजिस्टर हो जाता है, या जितने भी आपने, अगर आपने पूरी प्रॉपर्टी नहीं ली हुई, 100 स्क्वायर फीट लिए हुए या 200 स्क्वायर फीट लिए हुए, तो वो जो है ना रजिस्टर हो जाते हैं, और ये भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को रिड्यूस करता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग आई एक्चुअली वांटेड टू जस्ट डिस्कस कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो है ना वो क्यों प्रॉब्लम कॉज करती है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मार्केट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे रेगुलेशन ही नहीं है। सो अच्छा, इसके बाद लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द डेटा। व्हाट इज दिस? या यहाँ पे इनफैक्ट आई वुड एक्चुअली शिफ्ट ओवर टू अनदर स्लाइड। Just give me 1 second, guys. अच्छा, let's just disregard this. एक मिनट, just give me 1 second. मुझे चीज कॉपी करनी है कुछ, मैं कर। अच्छा गाइस, आप लोगों के पास SSMS अभी भी है, so if you could open that up, let's try to do like a small exercise on जो हमारा एडवेंचर वर्क्स की डेटाबेस, ठीक है। और व्हाट विल ट्राई टू डू इज कि हम RFM की एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे ऑन दी एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस, एंड लेट्स सी कि वहां पे जो है ना हमारे पास क्या चीज आती है। सो कुछ सवाल हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू को क्लब करेंगे। आई मीन इन सवालों के जवाब जो हैं वो हमें क्लब करके दिखाएंगे ऑन अ कस्टमर बेसिस के RFM के क्राइटेरिया के ऊपर कौन से कस्टमर जो है ना वो टॉप पर आ रहे हैं। ठीक है, so let's just try to do like some sort of a practical example. So let's open up. Okay, so use the AdventureWorks database and develop a list of customers that have purchased after the date of 2013 12/31. तो कोई मुझे ये बता सकता है कि ये मैं कैसे करूँगा? So मैं थोड़ा सा आपको like pinpoint कर देता हूँ in the right direction from DBO dot sales का कोई कॉलम है या फैक्ट इंटरनेट सेल्स है मेरे पास, या so I would actually run this. So anyone you can tell me कि अगर मैंने कस्टमर्स को जो है वो फिल्टर करना है जिन्होंने किस डेट के बाद ऑर्डर किया था, which date was it? जी गाइस, कैन यू हियर मी? यस जी, कौन सी डेट के बाद? हम जो 31 दिसंबर 2013। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम ठीक है, हम रीसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू फ्रेमवर्क के रीसेंसी पार्ट को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था ना कि रादर देन लुकिंग एट द एंटायर डेटाबेस, मैं एक सबसेट बना लूंगा अपने डेटा का, जिसमें, और मेरे लिए अभी सबसेट क्या है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2013 के बाद सेल्स की हैं, सॉरी परचेजेस की हैं, मैं उन कस्टमर्स को देखना चाहता हूँ। हाउ वुड आई डू दैट? सो एसक्यूएल तो आप लोगों ने किया, तो जरा मुझे थोड़ा सा बताएं मैं कैसे करूंगा इसको। हाउ वुड आई डू दैट? जी गाइस, सर लाइक की कमांड से सर करेंगे, वेयर लाइक वेयर लाइक, ओके, ठीक है, लाइक भी हो सकता है। अच्छा चलें, आई वुड लाइक यू टू लॉन्च SSMS ऑन योर कंप्यूटर्स एंड ट्राई दिस। मुझे जरा ये करके दिखाएंगे आप लोग जो है ना, कि जहां पर जो डेट थी, जो डेट जो है आफ्टर द
ये लोग ये जरा मुझे पहले करके दिखाएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आपकी एसक्यूएल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो just do this and show me the screenshots on the WhatsApp group. Just try it now, तो फिर मुझे बताएं and I'll help you guys out. इसमें आपको ये भी मैं बता दूं कि ऑर्डर डेट का जो कॉलम है वो यूज होगा और लगेगी वेरी की कमांड, लेकिन कैसे लगेगी ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना। गाइस, इसको प्लीज जरूर ट्राई करें। आई वुड प्लीज रिकमेंड कि प्लीज ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आपको थोड़ा सा जो आरएफएम की एप्लीकेशन है एज एन एनालिस्ट जो है ना, उसको करने का भी तरीकेकार यहाँ पे क्लियर होगा कि यार अगर मैंने एसक्यूएल की डीबी के ऊपर बैठ के आरएफएम का कोई फ्रेमवर्क बनाना है तो मैंने कैसे बनाना है। बिकॉज आपको रिक्वेस्ट आ सकती है कि ऐसा हमने आरएफएम की एक्सरसाइज करनी है और मुझे एसक्यूएल से ये वाला डेटा निकाल कर दो, ठीक है ना, जो कि आरएफएम के इन क्राइटेरिया को मीट करे। तो प्लीज इसको एसक्यूएल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करें। जी गाइस, so I'll give you guys 5 minutes. आप लोग 5 मिनट ले लें, just think about it, you know, and अगर solution please share करें, अगर नहीं होता तो then I'll pitch in. चलो मुझे ये बता दें कितने लोग ट्राई कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर ट्राइंग? इफ यू कुड जस्ट रेज योर हैंड, यू नो, ताकि मुझे अंदाजा होता है कि वो ट्राई कर भी रहा है नहीं कर रहा। सर वो मेरे पास ये DW 2019 की फाइल नहीं है। आई एम ट्राइंग टू डाउनलोड दैट फर्स्ट। अच्छा चलिए, कोई मसला नहीं, आप कर लें डाउनलोड। चलिए ग्रेट, वहाब और अच्छा, थैंक यू। प्लीज ट्राई करें तो मुझे बताएं। सर मेरे पास फैक्ट इंटरनेट सेल्स का नहीं आ रहा, डीबीओ डॉट तो आ जाता है, आगे नहीं आ रहा। मेरा भी यस सेम सर, प्लीज इशू आ रहा डीबी है। बताएंगे सर, कौन सा अच्छा। डीबी यूज करना है? अच्छा, आप लोगों के पास एडवेंचरवर्क्स DW 2019 है या एडवेंचरवर्क्स 2019? 2019। 2019, ओके। चले, इसमें होगा, मैं आपको बताता हूँ, सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल कह रहे हैं सर कोई। हाँ, सेल्स और सेल्स ऑर्डर, ठीक है। इनफैक्ट इसकी जगह मैं मूव कर देता हूँ, बट ठहरें, आई विल मूव टू दिस डीबी। सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, ठीक है, थैंक यू। ये होगा।
सेल्स ऑर्डर डिटेल में हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है कोई हम डेट बेस्ड क्राइटेरिया लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अच्छा जी, ये कह रहा है ओके ठीक है, इसमें सेल्स ऑर्डर आईडी है, मॉडिफाइड डेट आ रही है, मॉडिफाइड डेट आ रही है। आप लोग मॉडिफाइड डेट के ऊपर लगा लें, जस्ट ट्राई टू यूज दिस ऑन मॉडिफाइड डेट, ट्राई टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस ऑन मॉडिफाइड डेट। हालांकि आई थिंक कि मॉडिफाइड डेट जो है वो, हाँ, मॉडिफाइड डेट ही के अंदर एक्चुअली उस ऑर्डर की डेट होनी चाहिए, तो यू कैन एक्चुअली यूज मॉडिफाइड डेट। आप मॉडिफाइड डेट यूज कर लें, देखते हैं मॉडिफाइड डेट में 2013 का डेटा है भी या नहीं। हाँ है, डेटा है, देयर इज डेटा एंड डेटा आफ्टर दैट एज वेल। सो या, सॉरी अबाउट दैट। आप लोग जो है ना सेल्स डॉट सेल डॉट डिटेल को यूज करें और मॉडिफाइड डेट को यूज करें। या सर, आई थिंक कि आपकी जो ऊपर से डीबी है वो मास्टर सिलेक्ट हुई हुई है यहाँ से, शायद ये वजह हो। तो आप उस ड्रॉप डाउन को यूज करके आप एडवेंचर वर्क्स 2019 है वो सिलेक्ट कर लें। ओके, अच्छा, थैंक मैं यू भी वेरी मच। नो वरीज, मैं भी पिच इन करता हूँ थोड़ा सा। तो वेयर द मॉडिफाइड डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बात याद रखें कि जो डेट्स होती हैं ये टेक्स्ट की तरह जो है ना कंसिडर होती हैं, तो इसलिए यू नीड टू पैच देम इनसाइड सम सॉर्ट ऑफ आपका जो ये कॉमर्स होते हैं। तो हमने क्या डेट सोची थी, 2013, 12/31, ऐसे ही है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो क्या मेरे पास डेटा आता है वो या नहीं आता? नहीं या आता सर। नहीं आता? अच्छा, क्या क्या आता है आपके पास फिर? मेरा सिंटैक्स तो सेम है, लेट मी चेक अगेन सर। श्योर श्योर, आप अपना स्क्रीनशॉट भी भेज दें तो उससे भी मुझे पता लगेगा थोड़ा सा क्या इशू है। अब आप अगर ये देखें मॉडिफाइड डेट के अंदर, तो मेरे पास जो डेट्स हैं वो अब 2012-31 इंक्लूडिंग ऑनवर्ड शुरू हो रही हैं। अच्छा देखते हैं जी सर, आप अपना आखिरी कॉलम देखें ना। ये सॉरी, किसने शेयर किया है? दानियाल, दानियाल आप ही कह रहे थे कि आपका वो नहीं, लाइक डेट्स डेटा नहीं आ रहा। जी और सर, अच्छा अब वो मतलब आ गया। आ आ गया, गया सर। ओके। जी यासिर कह रहे हैं जी यासिर, इसमें सिर्फ एक चीज चेक कर लें, विजुअली देख लें कि जो आपका जो मॉडिफाइड डेट का कॉलम है, क्या वहां पे जो डेट्स हैं वो 2013 से ही शुरू हो रही हैं या नहीं हो रही?
अच्छा, इसमें हम भी देख लेते हैं कि यार हमारी जो 2013 का आखिरी महीने का जो आखिरी दिन है, क्या उससे आगे का ही डेटा पड़ा हुआ है या नहीं। एक तरीका कार तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे जो है ना मैनुअली विजुअली देख लें कि अच्छा यार यही डेटा पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ। आप ये देख लें कि 2014 का डेटा आ गया मेरे पास अब, और आप 2014 छठे महीना 30 तारीख तक मेरे पास डेटा है। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है ना ऑर्डर बाय लगा लें। ऑर्डर बाय मॉडिफाइड डेट, मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट डे 2013 आ रहा है। तो आई थिंक दैट्स राइट ना, बिकॉज हमारे पास डेटा तो 2011 का पड़ा हुआ है, 2011 से 2014 का पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने जो फिल्टर लगाया है वो ठीक चल रहा है। जी, इट्स वर्किंग। ठीक है, ग्रेट, ओके। सो मोहसिन, जी जी, इसके अंदर एक डेट की भी कोई कमांड आ रही थी। मैं जब सिंटेक्स लिख रहा था तो उसमें डेट लिखी, तो डेट की भी कमांड आ रही थी। उसका क्या यूज है, वो हम कैसे सर यूज ये कर सकते एक सेकंड हैं? यस दिस। का इसकी बात कर रहे हैं ना आप। अच्छा, जी जी। डेट का सर, डेट की ये आप इंसर्शन कर सकते हैं। आप जो है बेसिकली लेट्स से कि आपने डेट जो है ना वो करनी है, नॉमिनेट करनी है, नॉमिनेट। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट मैं इसको आपको इसका जो रेलिवेंट मटेरियल है वो भी बता देता हूँ कि ये क्या कुछ कर सकता है। So that will be- Just give me one second. ये देखें सर, if you look at this, ये देखें। So the date command allows you to extract the date part of the date from the date or time expression। इसका मतलब ये है कि let's say कि मैंने इस तरह की एक चीज लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मॉडिफाइड डेट। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना बेसिकली जो डेट और टाइम दोनों आ रहा है, लेकिन अगर मैं Yes. डेट को इस्तेमाल करूंगा तो ये जो है ना टाइम को साइड पे कर देगा। select date, क्या दे रहा है, डेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। क्यों भाई डेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड? एसएसएमएस के अंदर डेट का फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते? date function कॉल नहीं कर सकते। गेट डेट तो नहीं है उसकी जगह। नहीं, ये भी नहीं है। डेट का मान ले रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा उसको। गेट डेट तो आज की डेट लाए डेट पार्ट या डेट पार्ट। डेट पार्ट पे नहीं होगा। चलिए, let me try something here।
I don't want that. I want the entire date. डेट की कमांड आप एसएसएमएस में पास नहीं कर सकते, हालांकि ये एक्चुअली एज अ ब्लू दे रहा है फंक्शन, लेकिन इट्स टेलिंग मी कि ये इनकरेक्ट है सिंटेक्स, यू कांट यूज इट। बट मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन अल्टरनेट। लेट्स से कि मैंने खाली डेट देखनी है, डेट और टाइम नहीं देखना, ठीक है, तो व्हाट कैन आई एक्चुअली यूज? प्रॉब्ली आई कैन यूज कन्वर्ट एज वेल। कन्वर्ट को भी मैं यूज कर सकता हूँ, अगर कन्वर्ट मुझे ये करने देता तो। Does it? Yes, it does. So convert में कितने arguments हैं? Target type, expression. What? So I think you can actually use the convert function to perform the, अगर आपने date time से खाली date देखना हो, you know, you can use the convert function. Again, I'm not going to go into this कि जी हम कैसे कर सकते हैं वो, लेकिन ये है कि आप convert को use करके अगर आपने date time ना देखना हो दोनों और date देखना हो तो आप use कर सकते हैं। यही काम I think जो आपका वर्क बेंच है उसमें वो डेट से होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंटेक्स में थोड़ी बहुत जो है ना वो डिफरेंसेस हैं, और इसी वजह से डेट यहाँ पर जो है वो यूजेबल ही नहीं है। इट्स नॉट, देयर आर अदर फंक्शंस जो कि थोड़े बहुत जो कि आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेट। ठीक है, आई होप दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अच्छा, सो नाउ वी नो कि जी ये बेसिकली हमारे पास डेटा ठीक आ रहा है, वी नो कि दिस इज राइट। अच्छा, अब व्हाट्स द व्हाट नेक्स्ट कैन वी डू? या हमें ठीक है, हमारे पास इसे 2013-12 से आगे का डेटा आ गया। Calculate the frequency of these customers by calculating the count of times they've purchased from AdventureWorks along with the sum of other calculatables. अच्छा, अब ओके, क्या हम इसको सेल्स ऑर्डर आईडी, जस्ट अ सेकंड। अब हमारा अगला सवाल ये है कि अब हमने फ्रीक्वेंसी निकाल, फ्रीक्वेंसी तो मेरा मतलब हमने रिसेंसी हमने निकाल ली, अब हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आई वांट टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, सो हाउ वुड आई डू दैट? एनी आइडियाज इसको हम कैसे कर सकते हैं अगर हमने जो है ना फ्रीक्वेंसी निकालनी हो कस्टमर्स की? हाउ वुड वी डू दैट? सेल्स ऑर्डर डिटेल, काउंट फंक्शन से सर, काउंट से, ओके फाइन, ठीक है, लेकिन उसके लिए तो पहले जरूरी नहीं है मुझे पता हो कि मेरा कस्टमर कौन है और कौन नहीं है। कस्टमर आईडी इस तरह की कोई चीज। अच्छा, यहाँ पर कहीं पे आपको कस्टमर आईडी नजर आ रही है? ऐसे मेरे नहीं कहीं पे यहाँ पे कस्टमर आईडी है कहीं पे? नहीं, मेरे पास लेकिन सेल्स ऑर्डर डिटेल पड़ी हुई है। जी सर, ऑर्डर डिटेल के साथ आईडी भी है, सेल्स ऑर्डर डिटेल आईडी। हाँ, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये सेल्स ऑर्डर डिटेल जो आईडी है ये किस कस्टमर को जाके लगती है। एक्चुअली तो मैंने ये देखना है, मैंने कस्टमर की वो निकालनी है। सो सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, सेल्स ऑर्डर हेडर, सेल्स पर्सन, इसमें देखते हैं कि यहाँ पे ना हो रहा। या ये देख रहे हैं आप? सो व्हाट डू आई नीड टू डू? मुझे कस्टमर आईडी चाहिए ना। अगर मेरे पास कस्टमर आईडी नहीं होगी तो मैं कस्टमर्स की बेसिस पे कैसे ग्रुप करूंगा डेटा को? ऐसे ही है या नहीं? यस हमने सर, पर मेन पैरामीटर है।
हमने हमने पर कस्टमर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो हमें किसी किस्म का जॉइन लगाना पड़ेगा ना. We will actually need to come up with some sort of a join between these two. एक मिनट है. So I need to somehow make this and sales order. Sorry. I need to somehow make this and this speak together so that I have access to this. ऐसे ही है. तो मैं क्या करूंगा? I would actually then start developing some sort of a join. Select star from, okay, copy this over here again, and star के साथ पे then I would call this SOD, sales order detail dot customer ID. Okay. So I'm gonna left join. Sales order header as SOD. Yeah, SOD. On so dot sales dot sales on as SOD नहीं बता रहा है इसको. Dot अच्छा जी, मुझे अभी भी एरर दे रहा है जी कि आप SOD यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकता? Sales dot SOD dot customer ID. SOD is दूसरा बहुत सारी ये स्टेरिक के ऊपर जो है सेलेक्ट के साथ वो डिलीट नहीं होगा? जी होगा. आप ठीक कह रहे हैं. वो एक्चुअली इसी वजह से एरर दे रहा है. लेकिन मैं आई थिंक मैंने इसकी नेमिंग कन्वेंशन गलत कर दिया. एक्चुअली जो सिलेक्ट SOD है ना, जो पहले ये कॉमे से भी काम हो जाएगा रिजॉल्व, बट ये जो SOD है ना, ये गलत जगह से आ रहा है. जो SOD है ना, ये सेल्स ऑर्डर डिटेल का जो सेल्स ऑर्डर डिटेल में एक्चुअली कस्टमर आईडी पड़ी हुई नहीं है. सॉरी, सेल्स ऑर्डर डिटेल के अंदर ही कस्टमर आईडी पड़ी हुई है. सॉरी, सेल्स ऑर्डर हेडर के अंदर कस्टमर आईडी पड़ी हुई है. तो एक्चुअली इट्स सेल्स ऑर्डर हेडर. सबसे पहली बात तो ये कि इट्स SOH, बिकॉज दिस कॉलम, दिस टेबल जहाँ पे वो पड़ा हुआ है, ठीक है, कस्टमर आईडी पड़ा हुआ है SOH.
customer ID, select SOS. और दूसरी जो गलती की हुई है मैंने वो यहाँ पर वेयर जो है वो supposed to be after this. So this is working fine. Yeah. आप मुझे कोई बता सकता है कि ये जो मुझे ये एरर क्यों दे रहा है where modified date is greater than 2? रीजन आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर है। सर ये जो मॉडिफाइड ये जो रेड अंडरलाइन हुआ है इसमें कोई इशू है? हाँ अंडरलाइन तो वो है एक्चुअली ये दोनों टेबल्स के अंदर है। सो मैंने यहाँ पर जो है एलियस नहीं डाला हुआ। इट डज नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ कि मैंने ये SOH से लाना है या SO से लाना है, तो मैं इसको SO से लेकर आऊंगा। सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मेरे पास सेल्स ऑर्डर हेडर से कस्टमर आईडी आ रहा है और सेल्स ऑर्डर डिटेल से आई वांट टू ब्रिंग इन एवरीथिंग। इसको बल्कि इसके बात कर लेते हैं। एंड जस्ट पुट इट ओवर हियर, सेल्स ऑर्डर सो अब आप ये देखें। Oops, sorry. So I have the customer ID against every sales order ID, and I have the unit price and the order quantity and everything in order. Is that correct या नहीं? इसका हम थोड़ा सा क्लटर रिड्यूस कर देते हैं। वी डोंट ब्रिंग इन एवरीथिंग, हम मंगवा लेते हैं खाली सेल्स ऑर्डर आईडी, उसके अलावा SO इज सेल्स ऑर्डर डिटेल भी मंगवा लेते हैं। नहीं, सेल्स ऑर्डर डिटेल नहीं मंगवाते, प्रोडक्ट आईडी मंगवा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं ऐसा करता हूँ लाइन टोटल मंगवा लेता हूँ SO से, ठीक है। और उसके अलावा मैं SO से ही मॉडिफाइड डेट भी मंगवा लेता हूँ। जी अब बताएं क्या आपका एनालिसिस है इसको देखने के बाद, अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमारा सवाल क्या था? Calculate the frequency of these customers by calculating the count of times they have purchased from Adventure Works along with the sum of other calculatables. So हमने क्या चीज काउंट करनी है? कस्टमर आईडी काउंट करेंगे कितनी दफा डुप्लीकेट हुई है। कस्टमर आईडी काउंट करेंगे, कस्टमर आईडी कितनी दफा डुप्लीकेट हुई है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे? अच्छा मुझे बताएं जरा थोड़ा सा, क्या मैं लगाऊंगा, किधर लगाऊंगा? मैं एक्चुअली कस्टमर आईडी को काउंट नहीं करूंगा, मैं कस्टमर आईडी को ग्रुप बाय करूंगा और मैं काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी करूंगा, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे डाला वही नहीं, मैं डाल देता हूँ। इसको करते हैं SO डॉट ऑर्डर सेल्स ऑर्डर आईडी, सेल्स ऑर्डर आईडी तो डाला था मैंने, तो इसकी जरूरत नहीं। तो मैं करूंगा the count of sales order ID that is grouped on the basis of SO dot SOH dot customer ID। अब मैं जब ये रन करूंगा तो ये कहेगा कि ये एरर है। क्यों? क्योंकि क्यों एरर है ये?
Why is this an error? Why? What's wrong with my code? Anyone? प्रैक्टिस कम कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है स्किल की। ये एरर है बिकॉज जी 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 बाय में सर लाइन टोटल भी होगी सर, तो प्रोडक्ट आईडी भी आएंगे सर। एब्सोल्युटली, आपने एग्रीगेटर्स फिर इन सब पे लगाने, इन सब पे एग्रीगेटर लगाने हैं ना, ठीक है ना। अब क्या प्रोडक्ट आईडी के ऊपर मैं एग्रीगेटर लगा सकता हूँ? नहीं, लेकिन मैं उसको ग्रुप बाय तो कर सकता हूँ, ठीक है ना। ग्रुप बाय में मैं उसको पास कर देता हूँ, और मैं लाइन टोटल के ऊपर क्या लगाऊंगा? एग्रीगेटर लगाऊंगा या ग्रुप बाय में पास करूंगा? इसको मैं ग्रुप बाय इसको में मैं करें। नहीं नहीं, लाइन टोटल को, लाइन टोटल मैथमेटिकल वैल्यू है, इसको मैं सम करूंगा, क्योंकि ये सम है आपकी सेल्स का, ये मैथमेटिकल वैल्यू थी, तो इसको मैं सम करूंगा। ऑन दी अदर हैंड, जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है उसको मैंने ग्रुप बाय में पास किया, मॉडिफाइड डेट को भी मैं ग्रुप बाय में पास करूंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे आई डोंट नीड, आई डोंट वांट टू सम द मॉडिफाइड डेट, तो मैं इसको एसओ डॉट मॉडिफाइड डेट को यहाँ पे पास करूंगा, और प्लस मैं कस्टमर आईडी को मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ। अगर मैं अब इसको रन करूं तो अब मेरे पास क्या आता है? काउंट है या ठीक है, ये है जी, एज काउंट सेल्स ऑर्डर आईडी। जी तो क्या ये हमने ठीक किया या गलत किया? जी गाइस, तो ग्रुप बाय के बाद काउंट नहीं करना है? ग्रुप बाय के बाद काउंट करना है? अच्छा, किस चीज को काउंट करना है ग्रुप बाय के बाद? प्रोडक्ट आईडी को फॉर एग्जांपल। प्रोडक्ट आईडी को ग्रुप बाय के बाद काउंट करना है। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी, अच्छा नहीं, प्रोडक्ट आईडी को आई डोंट थिंक हम काउंट करेंगे। मैं बल्कि इसको कंफ्यूजन कॉज कर रहा है, इसको मैं फॉर द टाइमिंग निकाल देता हूँ। आई जस्ट रिमूव दिस, और ये जो हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है, ये जो कॉलम आ रहा है, दिस वन इज द सम ऑफ सेल्स। और अगर मैं इसको ऑर्डर करूं, तो मेरे पास एक हायरार्की क्रिएट हो रही है। यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो एक्चुअली में ये नजर आ रहा है कि मेरे पास जो आ, जो उसकी परचेजेस की फ्रीक्वेंसी है ना, वो ठीक तरह नहीं आ रही, वो 111 नहीं आ वो रही। 1 1 ही आ रही है एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है? काउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर आईडी, सेल्स ऑर्डर आईडी, सेल्स ऑर्डर आईडी कहाँ से आ रही है? एसओ से आ रही है। SO is sales order. SO is sales order. SO से आ रही, ठीक है, ओके,
इससे आ रही है सेल्स ऑर्डर डिटेल की जो आईडी ऑर्डर आईडी I need to customer ID ठीक है। अच्छा आप एक्चुअली हम करना ही चाह रहे हैं we want to actually count this up ये जो सेल्स ऑर्डर आईडी है ना हम ये चाह रहे हैं कि इसका काउंट आ जाए राइट और फिर सम ऑफ सेल्स भी आ जाए सारा ऐसी है या नहीं जी सर SO डॉट सेल्स ऑर्डर नहीं लेकिन अच्छा एक सेकेंड नहीं 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 ये गलत हो दैट वुड बी रॉन्ग बिकॉज ये ऑर्डर तो एक ही है दिस इज अ सिंगल ऑर्डर तो अगर मैं बेसिकली इसको काउंट करूंगा तो वो इसको 4 ऑर्डर्स के अंदर नहीं डिवाइड करेगा ये 4 का आंसर नहीं लाएगा ये 1 ही लाएगा एक्चुअली में तो मुझे अगर मैंने फ्रीक्वेंसी देखनी थी तो मुझे तो यूं होना चाहिए था कि 11001 का कोई और सेल्स ऑर्डर आईडी भी आ रहा हो साथ में इसके अलावा तो हो सकता है कि इस डेटा सेट के अंदर आपका एक कस्टमर जो है वो एक ही नहीं दैट इज नॉट द केस ईदर या देख रहे हैं 11019 जो है इसकी जो सेल्स ऑर्डर आईडीज है वो मल्टीपल है मल्टीपल सेल्स उसने यानी कि मल्टीपल ऑर्डर्स पुट की है ठीक है अच्छा तो अगर मैं इसको काउंट कर दूं counts. How will I find the distinct counts of this? जी guys, कोई suggestions? Anything that comes to your mind हम कैसे कर सकते हैं? अगर कर लें सर इसको जी हैविंग से सर कर लें सर हैविंग के बाद सर काउंट लगा लें
एक सेकंड. Why is this bringing in one? अगर मैं सम करूंगा तो सम तो ये गलत है. Should be wrong. बिकॉज ये कस्टमर आईडी की बेसिस पे ब्रेकअप हुआ है. कस्टमर आईडी रिपीट हो रहे हैं ना, तो कस्टमर आईडी काउंट नहीं कर सकते हम. कस्टमर आईडी सर असल में मसला ये है कि जो सेल्स ऑर्डर आईडी है ना, ये ब्रेकअप हुआ है 4 हिस्सों में. सेल्स ऑर्डर आईडी अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी ये इसको देखें तो ये 4 हिस्सों में हुआ है. हम ये देखना चाहते हैं कि इनको क्लब कैसे किया जा सकता है. इनको क्लब कैसे किया जा सकता है बिकॉज ये फॉर एग्जांपल एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या. प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से कि ये कस्टमर है 11019. ठीक है. इस कस्टमर का एक ऑर्डर जो है वो ये है, एक ऑर्डर जो है वो ये है, एक ऑर्डर ये है, एक ऑर्डर ये है. अब ये बन गए 4 ऑर्डर. ठीक है. वो हमें ये इसको दिखा रहा है एज वन. इट्स एक्चुअली शोइंग अस एज वन. ठीक है ना, विच इज रॉन्ग. ये वन नहीं होगा, ये तो मिल के 4 बन गए. इसमें मोहसिन हम ये कर सकते हैं कि जहां पर आप ग्रुप बाय का जो फंक्शन पास ऑन कर रहे हैं, आई थिंक वहां पर एक क्लैश आ रहा है व्हेन यू से कि आपने ग्रुप बाय करना है ऑन कस्टमर आईडी बेसिस, राइट. और ऊपर आप क्या कर रहे हैं, यू आर आल्सो समिंग दैट एज वेल, राइट. तो वो क्योंकि व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले, या तो फिर आप यहाँ भी ग्रुप बाय को भी आप उसको एज अ सम या काउंट का फंक्शन पास करें तो हो सकता है शायद वो सॉल्व हो जाए. यहाँ पर ग्रुप बाय में तो मैं सर सम का शायद आई थिंक फंक्शन पास नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं ये करके देख सकता हूँ. क्योंकि ऊपर आपने क्या किया हुआ है, आप उनको एज एग्रीगेट आप उनको काउंट कर रहे हैं, राइट. और नीचे फिर आपने इंडिविजुअल लेवल पर आपने उसको ग्रुप बाय करना है. तो वो थोड़ी आई थिंक क्लैश हो रहा है उसकी डिस्प्ले आई थिंक आउटपुट में. जी बिल्कुल, ये क्लैश इसी वजह से हो रहा है. लेकिन इसको solve कैसे करना है? Try another thing. ठीक है.
just a second. I think ये CTE से हो जाएगा resolve. I think CTE से आना है with CTE में हम order by use नहीं कर सकते. चाहिए मुझे error दे रहा है because ये इसको उठा नहीं रहा. With special ठीक है. This is my part. Just give me a second, guys, and let me figure this out. Okay. So, yeah. Um, um, That's really interesting because the syntax is absolutely correct. The only problem is कि ये इसको accept नहीं कर रहा है. I don't know why. ठीक है, अब चल गया. अच्छा, it was because of the colons over here. इसकी वजह से नहीं कर रहा. खैर, back to this. ठीक है, and select. We have to customer ID order by sales order ID. ठीक है, इसको हम दोबारा रन करते हैं. ठीक है. Okay, in fact, not sales order ID, customer ID. That would be much better. Yeah. So now we get to see the problem जो कि यहाँ पे हो रही है. और and then we can क्या कर सकते हैं. Customer ID है, account of counts and the distinct count actually. Count of the sales order
Some sales, the modified rate. So let's see if this goes through or not. CT the customer ID is distinct. Okay, that makes sense. Sales and जो modified date है that needs to be grouped together as well. नहीं, अभी भी answer नहीं है. Not anything. Yeah, that is correct. Yeah, okay. So ये sorry, this took a little extra time because ये वाली जो example है ये मैंने दूसरी वाली DB के लिए की थी, so it took me extra time. But what I am getting now is actually the count of sales order ID, जो कि आपको frequency दिखा रही है कि एक customer ने कितनी दफा आपसे चीज खरीदी है as frequency purchase. Okay, and if I sum this and run this, so now I can actually order it on the basis of frequency purchase instead of customer ID. Okay. और इसको मुझे डिसेंडिंग करना पड़ेगा, of course, DSC. And yeah, you see this? This is what I was looking for. I have a single customer 3107 जिसका customer ID है, who has bought stuff from me 61 times recently. With recently being defined as जो हमारा date का वो है criteria, ठीक है? And then we have customer जिन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उनके परचेज की उसका भी काउंट आ रहा है. Does that make sense? या नहीं? Sir, can you explain it again? The code or the premise. जी, और काइंडली मोहसिन अगर एक कोड अगर आप वो ग्रुप पे भी इसको कॉपी कर दीजिएगा प्लीज. सर मैं कर देता हूँ. अच्छा देखिए, प्रीमाइस ये है कि हमने RFM निकालना था ना, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू का हमने एक सबसेट क्रिएट करना था. रिसेंसी वाले पार्ट के लिए मैंने डेट का एक थ्रेशोल्ड लगाया था कि 2013, 12, 31 के बाद जो डेटा है हमने खाली वो देखना है. तो मेरी रिसेंसी की रिक्वायरमेंट वहां से पूरी हो रही थी. ठीक हो गया. उसके बाद फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम था. फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम ये था कि इस एक पर्टिकुलर कस्टमर ने मेरे से कितनी दफा परचेज किया है इस डेट के बाद से. यहां तक बात क्लियर है या नहीं? जी सर. जी गाइस, जी सॉरी मुझे समझ नहीं आया, कोई बोला था, आई डिडंट गेट यू, सॉरी, अपॉलॉजीज. जी गाइस, किसी का माइक ऑन है बट. जी जरीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा, समझने की कोशिश कर रही हूँ. कोड मुश्किल लग रहा है. नहीं कोड, अच्छा देखिए, कोड से पहले ना ये समझने की कोशिश करें हमने प्रॉब्लम क्या सॉल्व की. पहली देखें, हमने RFM फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना था. रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी वैल्यू की बेसिस के ऊपर हमने पहले डिसाइड कर लिया
कि 2013, 12, 31 के बाद के जो ऑर्डर्स हैं हम खाली उनको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात आई थिंक क्लियर होगी। यस सर। फिर हमने क्योंकि कस्टमर की बेसिस पे ये चीज जाकर देखनी थी, तो हमें कस्टमर आईडी जो है वो सेल्स ऑर्डर हेडर टेबल से लेकर आना था। ठीक है, वो हमने ज्वाइन के जरिए किया, तो अब हमारे पास कस्टमर आईडी आ गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये था कि मैंने हर कस्टमर के अगेंस्ट ये चीज निकालनी थी कि इसने मेरे साथ इस डेट के बाद से कितने ऑर्डर प्लेस किए। ठीक है, वो मैंने कैसे निकाली, वो मुझे सीटीई लगाना पड़ा। सीटीई या कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, मैंने पहले ज्वाइन का और ग्रुप बाय का एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया। उसके बाद उस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को दोबारा कॉल करके उसके ऊपर एक काउंट का फंक्शन लगाया, ताकि मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज आ जाए। और उसी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज के साथ आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पास जो है बेसिकली अब मेरे पास सम ऑफ लाइन टोटल भी आ रहा है। ये एक्चुअली सम ऑफ उनकी सेल्स है, एज सम ऑफ सेल्स। अच्छा, अब यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही होगी अगर आप इस डेटा को गौर से देखें। वो ये है कि यहां से हमें पता लगता है कि क्या ज्यादा खरीदने वाला हमेशा ज्यादा पैसे भी दे रहा है या नहीं दे रहा। जी, सर अगर उसकी सेल्स की सम आ रही है तो फिर तो ज्यादा ही होगी। लेकिन ऐसे तो नहीं है। हमारे पास एक और कस्टमर है जो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज कम है, लेकिन जो उसने लेकिन पैसे उसने महंगी डिस्पेंस किए महंगी हैं। चीजें खरीदी होंगी। हाँ, एग्जैक्टली। सो इसी वजह से आरएफएम फ्रेमवर्क के अंदर रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू को तीनों को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज नॉट ओनली द मॉनेटरी वैल्यू, इट इज नॉट ओनली द फ्रीक्वेंसी, इट इज नॉट ओनली द recency, The value also. it is the value also, it's the frequency of the purchase also, and it is the recency of the purchase also. अब इससे आगे then you can have a 1 to 5 sort of a Likert scale जो कि आपने खुद डिजाइन किया होगा to in order to segregate the customers कि अच्छा यार मैंने क्या 61 परचेज करने वाले को जिसने मुझे 68,000 का रेवेन्यू दिया है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, या 59 परचेजेस करने वाले को जिसने मुझे $82,000 का रेवेन्यू दिया है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी। अब वो दैट कुड बी टोटली आर्बिट्ररी, वो आपकी मर्जी पे हो सकता है। डज दैट मेक सेंस? अगर किसी को ना समझ आई हो ये चीज तो मुझे बताएं, कोड मैं शेयर कर देता हूँ। कोड आप लोगों को ज्यादा जो है ना वो खतरनाक लग रहा है, लेकिन द पॉइंट इज कि एक्चुअली इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस आइडिया को जरा बेहतर तरीके से एक्चुअली शेयरिंग दिस इन द ग्रुप राइट नाउ। यहाँ पे भी मैंने शेयर कर दिया और मैं चैट में भी शेयर कर देता। जी गाइस, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? इसके बाद अब ब्रेक करेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ ले। और प्लीज कोड की वजह से परेशान ना हो, कोड आप वक्त के साथ सीखेंगे। देखिए मुझे भी प्रॉब्लम हुआ है इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करने में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हर नई जो क्वेश्चन होता है वो एक नया प्रॉब्लम लेकर आ रहा होता है, उसके सोल्यूशन के डायनामिक्स जरा डिफरेंट होते हैं, तो इस वजह से आई हैड सम प्रॉब्लम। सो इसलिए डू नॉट वरी अबाउट द कोड, the code you can always remember with the practice, but the concept over here that we're trying to understand is actually कि आपका RFM का framework जो है वो सही तरह implement हुआ है या नहीं। So any questions regarding that? अगर नहीं तो then let's take a 15-minute break and then let's come back, refresh, तो फिर we'll move on to our next framework. ब्रेक टाइम एक्स्ट्रा दें, नमाज का भी टाइम है। अच्छा उमर, अच्छा 20 मिनट्स कर लें उमर, इज दैट फाइन? अच्छा गाइस 20 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं, आप लोग नमाज भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ, और फिर जो है बेसिकली वी कैन बी बैक इन 20 मिनट। इज दैट ओके? जी सर, डन। ठीक है गाइस, लेट्स मीट बैक इन। सर प्लीज मुझे जरा 2 मिनट कनेक्शन में हेल्प कर देंगे, या मिस फरीना है?
जी किस चीज के कनेक्शन में मैम? सर मेरा डेटाबेस नहीं कनेक्ट हो रहा, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर करें। आप लोग बाकी जा ये अगर बाकी चले गए तो फिर नमाज आपकी भी मेरी भी रह जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन ही रहे, हम ब्रेक जो है ना आपकी एक्सरसाइज के बाद करते हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, वरना फिर आई वोंट बी एबल टू एक्चुअली और यू वोंट बी एबल टू प्ले एज वेल। सो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपको राइट्स देने की जरूरत पड़ेगी, इसको मतलब है ये लीजिए। मैम अब आपके पास स्क्रीन शेयरिंग राइट्स होंगे। जी सर। जी नहीं मैम, अभी नजर नहीं आ रही। सर आप देख सकते हैं? नहीं मैम, मुझे नजर नहीं आ रही स्क्रीन। किसी और को नजर आ रही है आपकी स्क्रीन या नहीं? एनीवन फ्रॉम दी? हाँ जी, आप लोड होना शुरू हुई आपकी स्क्रीन। लोडिंग अप। जी मैम, यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर कनेक्शन का मसला आ रहा है, वो खुल जाता है लेकिन कैसे खुल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। आप हैं एसक्यूएल सर्वर की। अच्छा, अपना एसएसएमएस जरा बंद करके दोबारा रन करें। मुझे स्क्रीन ही डिफरेंट नजर आ रही है वैसे तो। एसएसएमएस को बिल्कुल क्लोज कर लें और दोबारा रन करें, रीस्टार्टेड अगेन। इसको बंद करके, बंद से मतलब क्लोज डाउन द सॉफ्टवेयर, क्रॉस पे क्लिक करें। अभी जो है मैं सर काम करा रहा हूँ, अभी वो आपसे बाद में बात करती है। अल्लाह हाफिज़। जी मैम, अगर आप स्क्रीन को क्रॉस कर दें। जी मैम, कैन यू हियर मी? जी सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने ये इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दें, क्रॉस दबाकर। तो ये जो एसक्यूएल सर्वर खुला है ये इसको बंद कर दूं? जी इसको बंद कर दें। हाँ जी मैम, आपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है। मैंने एसएसएमएस पर कहा था। अब दोबारा स्क्रीन शेयर करें और एसएसएमएस स्क्रीन दोबारा शेयर करें प्लीज। हाँ जी, अब इसमें जो विंडोज है इसके ऊपर जाएं और लिखें एसएसएमएस। हाँ जी, ये जो ऊपर सबसे ऑप्शन आ रहा है इसको दबाइएगा। नहीं इसको नहीं, सॉरी इसको नहीं। आपने जो जहाँ पे लिखा था एसएसएमएस, एसएमएस नहीं, एसएसएमएस डबल एसएमएस। हाँ जी, ये जो ऑप्शन आ रहा है सबसे टॉप पे, इसको सिलेक्ट करें। उससे ऊपर जी ये मैनेजमेंट स्टूडियो। जी मैंने। हाँ जी, इसमें कनेक्ट के ऊपर क्लिक करें। कनेक्ट या हाँ जी, इसके बाद जो आपके डेटाबेसेस है, ये जो लेफ्ट साइड पे फोल्डर आ रहा है इसको क्लिक करें। हाँ जी, इसी के ऊपर क्लिक करें, इसी के ऊपर खुला रहने। सिस्टम डेटाबेसेस के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, ये आपके पास नीचे एडवेंचर वर्क्स आ रही है जी। एडवेंचर वर्क्स के ऊपर क्लिक करें, एडवेंचर वर्क्स 2019 पर बस एक दफा, या इसको भी हाँ जी प्लस के निशान पे दबाएं, प्लस के निशान, या टेबल्स के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आप जाएं और न्यू क्यूरी के ऊपर क्लिक करें टॉप से ना, ये यस।
सही। अच्छा, हाँ जी, अब आप, ये हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आपने कोड लिखना है, ठीक है ना? ठीक, थैंक यू सर। नो वरीज, नो वरीज। ठीक है गाइस, अब हमारी ब्रेक शुरू हो रही है, सो यू नो वी मीट बैक इंशाल्लाह इन 20 मिनट्स, यानी कि एट 1:47। सर आपने कोड पेस्ट कर दिए उधर? जी मैंने कर, जी मैंने कर दिया। थैंक यू गाइस। ओके। Okay, so any questions regarding this before we move on? कोई questions pertaining to जो concept अभी हमने पढ़ा है? Then please go ahead and ask. Okay, let's talk about then the next framework or the canvas that I was talking about, the business model canvas. So the BMC है, it is a strategic management template used for developing new business models, documenting existing business models अगर तो उनमें वक्त के साथ कोई तब्दीली आ गई, क्योंकि generally and especially in the case of startups, this happens a lot, कि आपके जो startups हैं वो शुरू कुछ होते हैं and then they end up becoming or pivoting into something very different. और उस केस में it is always a good strategy to develop your BMC every year. मेरा मतलब हर साल 2 साल में एक दफा आपको बिजनेस मॉडल कैनवस जो है उसको रिविजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि मोडालिटीज में क्या तब्दीली आई है आपके मॉडल। ये जो चीज है बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी चला सकते हैं, और यू कैन आल्सो इम्प्लीमेंट दिस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्ट्रीम्स या प्रोडक्ट लाइंस या रेवेन्यू स्ट्रीम्स एज वेल। ठीक है, क्योंकि आपके जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं, एक पर्टिकुलर रेवेन्यू स्ट्रीम जो होता है वो जो है ना उसकी अपनी इंट्रिकसीज होती हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो चेंज होती हैं। ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका एक पर्टिकुलर रेवेन्यू स्ट्रीम जो है या जो प्रोडक्ट लाइन है वो वक्त के साथ जो है ना चेंज हुई हो और उसके वो चेंजेस जो है ना वो रिकॉर्ड करना जरूरी है। और बीएमसी जो है इज एक्चुअली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन of a business model broken down into 9 key building blocks. बिजनेस के 9 की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर ये ब्रोकन डाउन होता है, which includes key partners, key activities, key resources, वैल्यू प्रपोजिशन आप क्या दे रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप्स आपकी कहाँ पर हैं, किस किस्म की हैं, किन चैनल से आप कस्टमर्स को हिट कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, कस्टमर के सेगमेंट्स कौन से हैं जिनको आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा कॉस्ट और रेवेन्यू स्ट्रक्चर आपका क्या है। ठीक है, यानी कि इन एसेंस आपका सारा बिजनेस टेक्निकली यही होता है। दिस इज योर होल बिजनेस इनकैप्सुलेटेड ऑन अ सिंगल कैनवस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर हम इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, वो ये है जी कि वैल्यू प्रपोजिशन क्या होती है। टू स्टार्ट ऑफ इट, व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग और योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग, why does this problem require solving? ठीक है, what is the underlying motivator for the problem, या फिर underlying purchase behavior का क्या motivator होगा for a user or a customer। ठीक है, so that's your value proposition. For example, मैंने अभी आप लोगों को recently RSS की अपनी ऐप दिखाई थी। RSS जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रपोजिशन जो है ना उसको एड्रेस करती है। ठीक है, वो क्या वैल्यू प्रपोजिशन है, वो सबसे बड़ा जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो इसका है, मैं आपको बताता हूं। वो ये है that your ability to generate CRQs, या CRQs का मतलब ये है कि जो आपके लेंथी रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं वो आप जनरेट कर सकें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऑल टॉपिक्स को मैं सेव करता हूँ और मैं एक CRQ का पेपर जो है जनरेट करता हूँ एंड देन सबमिट आंसर्स रिगार्डिंग दो CRQs। अब होता ये है कि हमारा जो लाइन ऑफ बिजनेस है या जो एड टेक की डोमेन है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की,
उसके अंदर जो अभी तक जो सेल्फ असेसमेंट की जो एप्लीकेशंस आई हैं मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं, वो जनरली एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। बट हमारी ऐप का वैल्यू प्रपोजिशन या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ये है कि आप इसके अंदर लेंथी सवाल जो होते हैं, जिनको डिस्क्रिप्टिव आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, उनके आंसर्स भी पुश कर सकते हैं। कैसे पुश कर सकते हैं? यू कैन ईदर राइट इट ऑन योर फोन, ठीक है, ये खैर मैंने वेब ऐप खोली हुई है, लेकिन फोन के ऊपर आप लिख सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप हाथ से आंसर लिखें और उसकी तस्वीर खींच लें, वो तस्वीर जो है आप अपलोड कर दें, तो हमारा जो पीछे सिस्टम है वो बेसिकली उसको चेक करके आपको दिखा देगा कि यार आपके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ यूएसपी या वैल्यू प्रपोजिशन। अच्छा, उसके बाद कस्टमर सेगमेंट्स कौन से हैं आपके? हु आर वी सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर? हु आर द पीपल दैट विल वैल्यू द प्रपोजिशन दैट यू आर ऑफरिंग? आर दे अदर पीपल और अनदर बिजनेस? क्या वो B2B है या B2C है? इज माई वैल्यू प्रपोजिशन अपीलिंग टू बोथ द जेंडर्स? इज इट? क्या ये दोनों जेंडर्स के लिए है या नहीं है? जेंडर बेस्ड सेग्रीगेशन उसमें है या नहीं है? डज माई वैल्यू प्रपोजिशन अपील टू अ स्पेसिफिक एज स्ट्राटा? क्या मेरी वैल्यू प्रपोजिशन जो है, क्या वो एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट के लिए है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो हम लोग लाइक इस ऐप की जो वैल्यू प्रपोजिशन है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, मेल फीमेल दोनों, ये पेरेंट्स के लिए भी है, मेल फीमेल दोनों, और ये टीचर्स के लिए भी है, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप्स, व्हाट इज और विल बी द नेचर ऑफ आवर इंटरेक्शन विद द कस्टमर? हम कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे? वुड इट बी इन पर्सन, वुड इट बी ऑन फोन, वुड इट बी ऑनलाइन, वुड इट बी थ्रू इवेंट्स? क्या तरीकाकार होगा? क्या चैनल्स होंगे जिनके साथ आप कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे? वेयर आर आवर चैनल्स और वेयर आर आवर कस्टमर्स? व्हाट चैनल्स आर दे ऑन? आर दे ऑन सोशल मीडिया और नॉट? व्हाट आर द टच पॉइंट्स बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर्स? ठीक है, एग्जांपल्स इसकी हैं सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग के जरिए भी कस्टमर्स आते हैं, आपको बहुत ज्यादा आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, नेटवर्किंग, वायरल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, ये सारी चैनल्स के किसी न किसी जुमरे में चैनल्स के अंदर आते हैं। की एक्टिविटीज, या की एक्टिविटीज क्या है? की एक्टिविटीज टू अचीव वैल्यू प्रपोजिशन फॉर द कस्टमर। हम क्या की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे in order to come up for a value in order to deliver the value proposition जो हम कस्टमर को प्रॉमिस कर रहे हैं? How much time, expertise is required? Any distribution, physical distribution involved? Any technical development required? हमारे प्रोडक्ट के केस में the intricacies are very different. हमें कोई actual distribution का कोई चैनल नहीं है हमारा, लेकिन जो टेक्निकल डेवलपमेंट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं, फिर वो मैटर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर की रिसोर्सेज क्या है? व्हाट आर द की रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय आवर बिजनेस टू क्रिएट दैट वैल्यू? जो वैल्यू हम जनरेट करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या की रिसोर्सेज चाहिए? ऑफिस स्पेस है, कंप्यूटर्स, होस्टिंग, पीपल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हमें हमारे केस में दे आर प्रोग्रामर्स, ठीक है। तो प्रोग्रामर जो है वो उनकी दैट्स ह्यूमन रिसोर्स, दैट्स अ की रिसोर्स, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम रिसेंट टाइम्स में एक और नया प्रोडक्ट जो है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसका नाम है RCBT, ठीक है। अब RCBT इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर अब देखें आपकी इंट्रिकेसीज कितनी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अब प्रॉक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, प्रॉक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको हम देखते हैं स्टूडेंट, प्रॉक्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट जो है वो घर बैठ के देख रहे दे रहे होंगे अपने पेपर, तो इसलिए दैट इज इम्पोर्टेंट कि वो उनको आप प्रॉक्टर कर सकें। यार इसका अभी पासवर्ड नहीं चल रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट ये है कि अच्छा, अब प्रॉक्टरिंग मॉड्यूल में देयर आर कंपोनेंट्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज हो रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे, AI मशीन लर्निंग के कंपोनेंट यूज करेंगे। अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का करंट स्ट्रक्चर था उसमें AI और ML की कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, तो देन वी हैड टू हायर दीस पीपल। हमने अभी उनको ऑन बोर्ड किया है जो कि बेसिकली विजन बेस्ड AI ML के ऊपर जिनकी एक्सपर्टीज है, साउंड
बेस्ड एआई एमएल के ऊपर इनकी एक्सपर्टीज है, और वीडियो एनालिटिक्स के ऊपर या वीडियो एआई एमएल के ऊपर जो है ना जिनकी एक्सपर्टीज जनरली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो नाउ वी वर्किंग विद देम, ठीक है। सो दे आर की रिसोर्सेज फॉर अस फॉर दिस प्रोजेक्ट, और ये नया प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ की बिजनेस एक्टिविटीज क्या है जी आपकी, कॉस्ट ऑफ की रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग की पार्टनरशिप्स, total costs for generating the value proposition that the business is supposed to generate. तो जब आपने प्रोडक्ट पहुंचाना है कस्टमर को ताकि वो वैल्यू कंज्यूम कर सके आपका प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट क्या है, कोई एडिशनल हिडन या ओवरलुक कॉस्ट तो नहीं है। फिर यू नो दी मोस्ट कोर एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करनी होती है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, हाउ डज द बिजनेस कन्वर्ट द वैल्यू प्रोपोजिशन इनटू मॉनेटरी गेन, क्या वो एक्टिविटी है, क्या वो ट्रांजैक्शन है, किस जगह पर हो रही है जहां पर आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके लिए मॉनेटरी गेन में और कस्टमर के लिए वैल्यू में, ठीक है। आपकी लाइसेंसिंग की तरीकाकार क्या है, फॉर एग्जांपल यू नो इसमें आ सकता है पेपर प्रोडक्ट, फी फॉर सर्विस, कैश, सब्सक्रिप्शन, फिक्स रेट, ठीक हो गया ना। एनी क्वेश्चंस दिस फार, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी गाइस, कोई सवाल? नो। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक यू गाइस टू टेल मी, यहाँ पे करीम लिखा हुआ है लेकिन इट कुड बी एनी कंपनी, लेट्स सेलेक्ट अ कंपनी और उसका जो है ना बीएमसी बनाने की कोशिश करते हैं। सो थिंक ऑफ अ बिजनेस एंड यू नो आई जस्ट नीड लाइक 3-4 सजेशंस फ्रॉम द ऑडियंस। तो क्या किस कंपनी को हम सेलेक्ट करें? जी गाइस, सो गाइस टेल मी, किस कंपनी को सिलेक्ट करें हम यहाँ पे, कौन सी कंपनी का बीएमसी बनाएं? So let's do it on Mobbling Jazz. मोबलिंग जैज, ठीक है। अच्छा, टेलको हो गया। एनीवन एल्स? और भी सजेशंस चाहिए मुझे? जैज, ठीक है। तो सारे टेलीकॉम लवर्स बैठे हैं यहाँ पे। मतलब अब तो पाकिस्तान में और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं यार, फिनटेक है, एग्री टेक है, मतलब एजुटेक है, टेलीकॉम है, बैंक्स है। सर किसी फास्ट फूड का बनाने में मैकडॉनल्ड्स वगैरह का, कोई अपैरल इंडस्ट्री ले लें, लाइक मे बी खाड़ी और जुने जमशेद। हाँ ठीक है, मैंने कभी वैसे इसके ऊपर नहीं किया, आई हैव नेवर एक्चुअली डन इट ऑन एनी अपैरल बिजनेस। लेट्स टेक जेजे ले लेते हैं, लेट्स टेक जेजे, जुने जमशेद। ठीक है, तो ठीक है, ओके फाइन। सो अब आप मुझे बताएं कि व्हाट अबाउट व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग जो है ना, जो कि आप आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज क्या होनी चाहिए जो हमें यू नो जो हमें फाइंड आउट करनी चाहिए? आउट ऑफ दिस कैनवस, व्हाट डू यू थिंक इज द स्टार्टिंग स्पॉट? So cost structure. पार्टनर्स में आपका ये हो सकता है कि आपने किससे जो मेन क्लॉथ है वो किससे सोर्स करना है, आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है बिजनेस की, स्टोर्स की, वो कौन गवर्नमेंट एंटिटी है या प्राइवेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको सीसीपीवी वगैरह रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक हो गया। एनीवन एल्स एज वेल? It would be the value proposition. देखें, if there is no value proposition, there is no business. What value are you giving to the customer? You need to start from over there. ठीक है ना, वैल्यू प्रपोजिशन होगा तो फिर प्रोडक्ट बनेंगे ना आगे, फिर ही रेवेन्यू होगा, फिर ही कॉस्ट होगी, फिर ही सप्लायर्स होंगे, फिर ही चैनल्स होंगे, फिर ही की एक्टिविटीज होंगी, फिर ही की पार्टनर्स होंगे।
ठीक है. So the first thing that needs to be identified is the value proposition जो आप दे रहे हैं कस्टमर. So what do you think JJ क्या value proposition दे रहा है? ये आप लोगों ने करना है. मैं तो सिर्फ बैठ के यहाँ पे लिखूंगा. So बताएं what is JJ's value proposition? It could be a statement, it could be a couple of points as well. क्या value proposition है JJ की? एक तो इनकी वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि इट्स लाइक they have a full what do you say collection from everyday wear to formal wear. तो एक तो ये है इनके पास for all age groups, उसमें both genders. ठीक है. Everywhere to formal wear. Section, sorry. Basically, they're famous for the kurta shalwar, na shalwar kameez. Full collection for yes, your traditional dress जो हमारा होता है उसका या full collection formal to informal. ठीक है. अच्छा ठीक है. Okay, fine. Formal to informal. ठीक है. For all age groups. What about gender? जी जेंडर के भी मैंने बोला था, जेंडर भी है इनका. इसके अलावा दे जो प्राइस पॉइंट्स हैं दे आर आई वुड से कॉम्पिटिटिव एंड दे आर लाइक आई वुड से देम लाइक वेरी हाई एंड फैशन ब्रांड. उस लिहाज से प्राइसिंग इनकी नहीं होती है. दे आर लाइक मिड टियर आई वुड से. सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन वो यही होता है कि हाँ भी दे आर ऑफरिंग good quality clothes at very good reasonable prices. Reasonable price और साथ में high quality. फिर उसके बाद I would say another value proposition would be ease of availability. Yeah, availability. Availability जिन कंट्रीज में पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत कम होते हैं वहां पे भी जेजे मौजूद होता है. ऐसे ही है. बिल्कुल ठीक है. अवेलेबिलिटी ठीक है. व्हाट अबाउट मेड इन पाकिस्तान? क्या ये वैल्यू प्रपोजिशन है? बिल्कुल दैट इज इट. It depends कि आप इसको कहाँ पर कर रहे हैं. if you positioning this brand in an international market then definitely yes, but if you are comparing it with local industry तो फिर उसमें इतना नहीं है क्योंकि जाहिर बात है वहाँ पर you have a lot of other made in Pakistan brands available. Made in Pakistan international market यूं कर लेते हैं. इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा इसकी ये I think this is a USP, a value proposition that people who want to wear something that has authentically been made inside Pakistan, जो कि branded भी है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, then JJ is a good choice. ठीक है. उसके अलावा देखें JJ जो है वो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना बेसिकली इट हैज एक्चुअली पिवटेड from being an apparel brand to a personality brand. इससे अब वो परफ्यूम्स वगैरह भी ऑफर करना शुरू कर दें उन्होंने. Exactly. ठीक है. बिल्कुल. तो they are actually not in a business of selling you. Again, that's my opinion. Like, I think they are not in the business of selling you kurta shalwar. They are in the business of making you look, a certain manner. Or look and feel a certain manner, in a certain manner. ठीक है ना. वो और essentially वो आपकी personality के जो certain aspects हैं वो अपने आप को position ऐसे कर रहे हैं कि वो उन personality के उन certain aspects को पूरा करने में या उस aspiration को achieve करने में जो कि शायद आपकी अपनी personality से related है उसको achieve करने में आपकी help करेंगे. That is actually the underlying, आप ये कह सकते हैं ये उनकी वैल्यू प्रपोजिशन है. ठीक है ना. दिस इज एज अ होल दिस इज व्हाट दे सेल टू यू. ठीक है ना. और एनीथिंग एल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन? औरतों में भी सर वो मेकअप लाइंस में आ रहे हैं और पर्सनालिटी में की बात करें तो मर्दों में परफ्यूम्स पे फोकस है, औरतों पे मेकअप पे फोकस है, तो ओवरऑल ग्रूमिंग पे वो कर रहे हैं. ग्रूमिंग के ऊपर. ठीक है जी सर. आप भी कुछ कह रहे थे?
जी, एक और दूसरा मैं कहता है इनका जो कन्वीनियंस है, बिकॉज देयर national footprint is quite good, यानी कि they have stores at all convenient locations, at least metro में तो हर सेक्टर में या at least every alternate sector में है, आपके malls में है, तो आपके पास there is a huge footprint to go at your convenience, and also the ease of exchanging, यानी कि अगर आपका for example अगर कोई चीज़ गलत आ गई, कुछ आ गया, change कराना है, तो not necessarily that you have to go to the same outlet, you can change that within another at another city, at another location, without any questions asked. और वो मेरे ख्याल है अली वो सारे आउटलेट्स देते हैं, अब देते हैं, हाँ जी अब देते हैं। अब मैंने ये एक्चुअली जी फीमेल्स के केस में भी ये चीज मैंने नोट की है, अब ये हो गया है, शुरू हो गया काम। अब इस तरह फॉर एग्जांपल आई बॉट समथिंग फ्रॉम माय वाइफ फ्रॉम लाहौर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सी जगह से लिया था मैंने, बट लेकिन ये है कि एंड शी हैड सम इश्यूज विद इट बिकॉज उसके ऊपर प्रिंटिंग इस तरह की थी कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे, उसमें कोई लाइक पीकॉक बना हुआ था समथिंग लाइक। तो देन शी वेंट टू द आउटलेट ओवर हियर, शी जस्ट कॉल्ड द आउटलेट एंड दे सेड कि जी आप इधर आ जाएं पिंडी में और वील एक्सचेंज इट। तो यस ये जो हाँ जी ये बेसिकली ये ईज अब सब ने देना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा ज्योग्राफिक एबिलिटी की जो उन्होंने बात की, वो मैंने पॉइंट ज्योग्राफिक एबिलिटी को एनहांस कर दिया, तो यानी कि ज्योग्राफिकली इट्स वेरी इजीली अवेलेबल यू नो इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। अच्छा सर, इनकी एडवर्टाइजिंग में ये लोग कहते हैं कि हम किसी फीमेल को नहीं दिखाएंगे और ब्लैंक शक्ल रखेंगे और ये सारी चीजें। जी 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 ये कोई और ब्रांड नहीं करता। हाँ जी एक्चुअली आई थिंक ये अपनी फीमेल एडवर्टाइजमेंट में मैनिक्विन्स यूज करते हैं। यस सर, यस सर, ये बात जुनैद जमशेद ने खुद बोली थी कि दिस इज इन रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। हाँ जी बिल्कुल मैनिक्विन्स यूज करते हैं, और आज भी मैनिक्विन्स ही यूज करते हैं। मेरा मतलब वो मैनिक्विन्स ही होते हैं, मैनिक्विन्स यानी कि ये जो लाइक डमी मेल फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं एग्जैक्टली, तो मैनिक्विन्स यूज करते हैं। हाँ जी ये हम कह सकते हैं प्रोबेबली आई डोंट नो ये वैल्यू प्रोपोजिशन में आएगा या नहीं आएगा, डिस्टिंक्ट है ये, बाकियों से अलग है, कोई भी ऐसा नहीं करता। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, बट वुड दिस बी अ वैल्यू प्रोपोजिशन? That's my question. I'm just trying to figure it out कि हाँ जी वैल्यू प्रोपोजिशन में आएगा नहीं आएगा शायद। No, it's just setting them separate या distinct. I would say that this might not be a value proposition. जब आप बात करते हैं customer relationships की ना, तो I think we can highlight this point over there because it is very important from the gender persona कि खासतौर से जो हमारे एक culture है giving respect to a woman, especially हमारे areas जहाँ पर there's a lot of like conservatism वगैरह, तो वहाँ पर आप it can be a very good shout to penetrate that market and also expand your customers relation, क्योंकि आप उधर कहाँ पर आप फीमेल को उस तरह से हाईलाइट नहीं कर रहे। So I think that can be, तो वो है। एक और जो वैल्यू प्रोपोजिशन आई वुड से वुड बी कि इनका जो वुड बी दिस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज द मोर यू स्पेंड द मोर यू कैन गेन पॉइंट्स वगैरह जो होता है, इनके डिफरेंट कार्ड्स होते हैं सिल्वर गोल्ड वगैरह, और उस पर आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। ऑल्दो दिस अब ये काफी, अब जैसे कैम्ब्रिज का भी था लेकिन अब उन्होंने खत्म कर दिया लॉयल्टी प्रोग्राम, इनका अभी तक चल रहा है और अभी तक आई थिंक इट्स गोइंग क्वाइट वेल। I think I would actually put this personally under customer relationships because this is a way to enhance customer relationships. Sure. Yes, sir. Loyalty program, strong loyalty program is strong. They have a strong loyalty program. ठीक है। ठीक है। उसके अलावा customer relationships में और क्या है? Advertising with mannequins, या adhering to advertising sensitivity क्यों कर लें? I think that would probably make more sense. छोटा कर लेते हैं जी। anything else in customer relationship जो कि आपको लगता है कि they are actually doing which probably sets them apart or makes them probably gain an edge over their competition? इनके वैसे टच पॉइंट्स क्या होंगे आपके ख्याल में? इनके टच पॉइंट्स इनके रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है। दे हैव रिटेल स्टोर्स। डू दे हैव एनी ऑनलाइन प्रेजेंस? वेरी मच सर, है ना, ठीक है ना। तो इनका पे डिजिटल पे भी है, ईमेल्स भी बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक है। फिर इनका डिजिटल फुटप्रिंट भी स्ट्रांग है,
ठीक है, दैट मीन्स के, और आई थिंक ये कस्टमर रिलेशनशिप में आता है। आई थिंक वैसे ये इसमें आएगा, ये चैनल्स में आएगा, आई थिंक ये चैनल्स में आएगा। रिटेल स्टोर्स और डिजिटल फुटप्रिंट होना, वेबसाइट होना और एडवर्टाइजिंग करना, एटीएल बीटीएल दोनों, आई थिंक ये चैनल के अंदर आएगा, बिकॉज चैनल्स वुड बी हाउ यू आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद योर कस्टमर्स, राइट? सो आई वुड एक्चुअली पुट इट ओवर हियर, या किन किन जरियों से एक कस्टमर आपके पास आ सकता है, ठीक है? सो आई वुड एक्चुअली पुट दिस इनसाइड चैनल और चैनल्स। और डिजिटल फुटप्रिंट, उसके अलावा जो है आपका एटीएल और बीटीएल दोनों, यानी कि देन देयर इज एटीएल बीटीएल एडवर्टाइजिंग भी होती है इनकी, मैंने वो भी देखी है, एटीएल एंड बीटीएल एडवर्टाइजिंग। Can anybody tell me the difference between ATL and BTL advertising? टेलीकॉम और कंज्यूमर मार्केट वाले जो लोग हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह पता होगा ये, लेकिन एनीवन हु एल्स फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, एटीएल और बीटीएल क्या होता है? जी गाइस, एनीवन? अच्छा, कोई भी बता दे, एनीवन? सर above the line and below the line advertising. बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगर, if you could explain it a सर little above the bit. line, सर above the line basically टीवी एड्स, और जो आपकी इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपकी यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, ये above the line में आएंगी सर। बीटीएल में एसएमएस और ईमेल मार्केटिंग वगैरह। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप कह रहे हैं, जो यूट्यूब के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो एटीएल हैं। व्हाट अबाउट जो आपके पास फेसबुक पे राइट साइड पे एड्स आ रहे होते हैं, अगर उनमें जेजे का एड आ रहा हो तो वुड इट बी एटीएल और बीटीएल? सर एटीएल। एटीएल ही होगा? अच्छा, मुझे लगता है बीटीएल होगा। सर बीटीएल होगा। बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग जो होती है उसमें सर ये आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल कैंपेन्स जो होती हैं, आपकी ट्रेड शोज या कैटलॉग्स जो आप बनाते हैं, ये सब जो है ना आपकी बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग है। उसके अलावा अगर रिटेल स्टोर, टेलीविजन, एटीएल जो है वो आपकी रेडियो, टेलीविजन, बिलबोर्ड्स, प्रिंट्स और जो ये फिल्म प्रोडक्ट्स, इस तरह फिल्म फॉर्मेट्स, इस पे जो भी होती हैं ये सारी जो है ये आपकी एटीएल है। ठीक है। उसके अलावा जो आपका रिटेल स्पेस बेस्ड पेरिफेरिया होता है, यानी कि जो आपके लेट्स से ब्रोशोर्स हैं, स्टैंडीज हैं, वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट हुई है वो भी बीटीएल कंसिडर की जाती है। यस सर, वो कैटलॉग्स में आती है ना सर वो। जी एग्जैक्टली, वो इनफैक्ट ये आप लोग जो भी फिजिकल सेल्स चैनल्स के साथ एसोसिएटेड हैं उनको पता होगा कि ये वो सख्त से मुसीबत पड़ी भी होती है सेल्स टीम को कि उन्होंने मार्केट में जाके लगवाने होते हैं हर जगह के ऊपर ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिगरेट की बात करूं, बिकॉज मैंने वॉशिंग मशीन्स के सेक्टर में काम किया है, हायर के साथ वॉशिंग मशीन हम लोग बेचा करते थे, तो हमारी, हालांकि आई वाज नॉट द सेल्स मैनेजर, आई वाज द प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट ओवर देयर, लेकिन मेरा काम होता था कि मैं जाके इस चीज को इंश्योर कराऊं कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग है आपके स्टोर लेवल के ऊपर, वो जो है बेसिकली ठीक तरीके से हो रही है। उसमें स्टैंडीज लग रही हैं, उसके अंदर जो है ना बेसिकली आपके पोस्टर्स लग रहे हैं, उसके अंदर जो है ना की पॉइंट्स पे जहां पर एंट्री हो रही है कस्टमर की, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम जो है ना बीटीएल का बहुत सारा काम जो है वो हम लोग किया करते थे। एटीएल का काम फिर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर के लेवल पे हुआ करता था कि नेशनल लेवल पे क्या कैंपेन चल रही है, कहाँ पे जी बोर्ड्स लगे हुए हैं, क्या टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है। नाउ दैट वाज मैसिव मनी। बीटीएल भी मैसिव मनी हो सकता है, सारी बात है, जब आप प्रिंटिंग वगैरह करवाएंगे, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि एटीएल पे पैसा खर्च होता है। तो एक आइडेंटिफायर ये भी होता है, ठीक है ना, एटीएल और बीटीएल को डिफरेंशिएट करने की। लेकिन टेक्निकली जो आप लोगों ने भी बताया कि जो मेजर एरियाज हैं या जो मेजर आउटलेट्स हैं जहां से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं मास मार्केट को, वो जो है ना एटीएल के अंदर आती है। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इवन यूट्यूब पे जो एड्स आ रहे हैं वो भी मैं उन्हें एटीएल कंसिडर करता हूँ। यूट्यूब पे एड्स वो एटीएल ही है। हाँ जी, एटीएल है, बिकॉज इट्स नाउ बीइंग यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट टू योर जो आपकी टेलीविजन मार्केटिंग।
ठीक है ना? तो सर इसलिए वो टेलीमार्केटिंग आपकी टेलीमार्केटिंग बिलो द लाइन में आएगी, बिलो जो द आप लाइन में, बिलो जी द लाइन में, सर बिकॉज एसईओ एट भी आएगी ना, सर्च एसईओ इंजन भी, ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा एसईओ इज दैट्स अ गुड आइडिया, ये अच्छा सवाल है आपका। एसईओ किस में आएगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बिलो द लाइन सर में वो आएगा। भी बिलो द लाइन में ही आएगा, क्योंकि उसमें भी आप जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ वो भी बीटीएल में आएगा। हाँ जी, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी वो बीटीएल में आएगा। ठीक है जी, और चैनल्स बताएं, और क्या चैनल्स हो सकते हैं इनके? एटीएल एंड बीटीएल एडवर्टाइजिंग हो सकती हैं। उसके अलावा जो है ना कस्टमर आउटरीच का अगर ये कोई एफर्ट करते हैं तो कॉल सर सेंटर ये के जो जरिए। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करते हैं फॉर एग्जांपल बड़े स्टोर्स पे, जो कस्टमर्स को वो करते हैं, थोड़ी सी सर्वे टाइप भी कर रहे होते हैं कि आप ये नहीं ये ट्राई करें, ये नहीं ये ट्राई करें, जी जी तो ये किस चीज में आएगा? ये भी मार्केटिंग ही है या सेल्स में आता है ये? ये मैम मार्केटिंग ही है, ये मार्केटिंग ही है, बिकॉज वो कस्टमर के जो कस्टमर वो जो लाइक प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। चॉइस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी, बिकॉज और वो कर रहे हैं रिटेल स्टोर लेवल के ऊपर। यस सर। तो इसी वजह से ये मेरे ख्याल में तो ये है मार्केटिंग ही। अब क्या ये एटीएल है या बीटीएल है? मुझे लगता है ये बीटीएल है। आई थिंक इट्स बीटीएल। ठीक है, बिलो द लाइन है ना, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर स्टोर के लेवल पे आके कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यस सर। So how would I say that? So the reach is limited to a particular store. सर अबव द लाइन में ना आप बेसिकली ये मतलब इनमें डिफरेंस ये है कि आप अबव द लाइन मार्केटिंग में उस मेथड में आप आइडियली जनरल ब्रांड अवेयरनेस देते हैं आप, मतलब उस ठीक है, ब्रांड की कोई भी ब्रांड है उसकी हाँ अवेयरनेस की बात करते हैं आप। बिल्कुल वाइल ठीक जो है। आपकी बिलो द लाइन टैक्टिक्स है उसमें आप जैसा यू आर फॉस्टरिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पोटेंशियल कस्टमर, आप उसको डायरेक्टली उसके साथ ना वो हो जाते हो, आप 1-to-1 हो जाते हो। वन टू वन हो आप जाता है, पोटेंशियल बिल्कुल कस्टमर के साथ ना आप उसको डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ आप लिंक करते हो, बिल्कुल तो ठीक है। यानी कि वो ज्यादा इफेक्टिव भी है मास अवेयरनेस जो है वो जो है ना वो अबव जो द है ना लाइन। बेसिकली अब द तो लाइन है। ये ठीक है ना, ईमेल्स ये बीटीएल एडवर्टाइजिंग है? नहीं, दैट वुड बी जी जी दैट वुड बी बीटीएल। यस 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 यस, दैट वुड बी बीटीएल। बीटीएल। यस। क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में भी सर आ गई हैं कि अगर आप अपने कार्ट में कुछ डाल दें और आप चेकआउट नहीं करें तो उस पे भी वो ईमेल करते हैं कि यू जी, हैव नॉट कंप्लीटेड योर परचेज। जी आपकी कार्ट में चीज रह गई है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, होता है तो ये भी बिकॉज कस्टमर रिलेशनशिप ही है कि आप एकदम से वो हो जाते हैं कि जी इन्होंने नोटिस किया है कि हमने चेकआउट नहीं किया। जी जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो तो हो तो कार्ट में ही रही होती है ना। आपने जब कार्ट में एक चीज डाल दी और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया तो कंपनी को तो कोई पैसे नहीं मिले। तो एसेंशियली हुआ क्या है कि आपने जो भी मार्केटिंग का फनल सेटअप किया हुआ था, अगर हम जैसे एग्जांपल लें, जैसे आपने मार्केटिंग का फनल सेटअप किया हुआ था और उसके एंड पे कार्ट है यहाँ पर, तो उस सारे फनल में से आपको कस्टमर को गुजारने की कॉस्ट तो कंपनी ने बेयर कर ली, लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। ठीक है ना? सो दैट इज वेरी अलार्मिंग फॉर द कंपनी। कंपनी इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही होती है कि कितने लोगों ने कार्ड भरी और कार्ड फिर फिल क्यों नहीं की, अपना एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया ऑर्डर। सर जी सर कहीं पे मतलब आप कहते हैं कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेहतर है, एटीएल या बिलो द लाइन? सर कहीं पे मतलब ये डिपेंड करता होगा सर, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी पे। मतलब जैसे आप, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रमादा की, रमादा जो सर वो इन्होंने एक बनाया एक प्रोजेक्ट है सर, उन्होंने उसकी इतनी एटीएल मतलब मार्केटिंग की है, उन्होंने बिलबोर्ड्स इतने लगाए हैं पूरे पिंडी इस्लामाबाद में। आई होप आप लोगों ने शायद देखे हो, जगह जगह उनके रमादा के थे कि वो मतलब मेरे ख्याल से वो हमारे माइंड में ज्यादा वो बैठ गया था। हालांकि जो है ये बीटीएल पे उनकी इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं थी रमादा की, जितनी उन्होंने एटीएल पे फोकस रखा था। बिल्कुल, आई थिंक कि ये डिफर करती है। इंडस्ट्री की जो नेचर है वो आपको बहुत ज्यादा जो है ना नेचर पे ये डिपेंड करता है जी ड्राइव करती है कि जो है ना, मेरा मतलब आपने एटीएल करना है या बीटीएल करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें से 3 B2B हैं, तो हम उसके लिए कोई एटीएल नहीं करते। हम लोग जनरली जो है डायरेक्ट सेलिंग करते हैं जाके उन 3 प्रोडक्ट्स के लिए।
जो हमारा चौथा प्रोडक्ट है RSS, जो कि मैंने भी आपको दिखाया है, उसके लिए क्योंकि वो B2C है, तो उसके लिए हम प्रोबेबली ATL या BTL का कोई ना कोई तरीकाकार जो है ना वो एम्प्लॉय करेंगे, जो कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो है बेसिकली किसी मास मार्केट को टच कर सके जाके, बिकॉज उसके एंड पे कंज्यूमर है, उसके एंड पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, और व्हाट एल्स चैनल्स के अंदर और कुछ ऐड करना है हमने यहाँ पे, और क्या होना चाहिए? रेफरल्स इसमें आएगा, रेफरल्स आएगा? कस्टमर आई थिंक सो। रेफरल्स, अच्छा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आएगा रेफरल्स? फॉर एग्जांपल सर, बीटीएल मार्केटिंग के थ्रू अब किसी भी आउटलेट पे जो है उन्होंने कस्टमर को बहुत अच्छे से डील किया, फिर उसके बाद उनके कॉल सेंटर या जितने भी बाकी टच पॉइंट्स थे उसके थ्रू कस्टमर को रीच आउट किया और रिटेन करने की कोशिश की, फिर कस्टमर ने उनकी सर्विसेज को अच्छा पाया तो उसने फिर अपने ब्रदर सिस्टर या बाकियों को भी जो है वो रेफर किया कि जी आप वहां पे जाएं। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग, जी वर्ड ऑफ माउथ मैं भी मार्केटिंग बोलने लगा था, वर्ड ऑफ माउथ जो मेरे ख्याल से सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन उसके लिए डिपेंडेंसीज जो हैं वो बहुत सारी हैं ना, वो सर इसलिए लेकिन उसके सारी हैं लिए कि जी इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग, आपके मतलब प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि आप उसको पहले सेटिस्फाई कर सके। देखें, जो वर्ड टू माउथ है ना, इसकी दिस इज इंट्रिकेट प्रोसेस, एंड द रीजन इज कि इसको टू बी सक्सेसफुल एट दिस ना, यू नीड टू create that wow factor, and the wow factor in your product actually only, how would I say that, वो एक्टिवेट ही उस वक्त होता है जिस वक्त कुछ चीजें टिक ऑफ होती हैं। क्या? प्रोडक्ट वाज ऑसम, मैंने जो इंटरेक्शन की चैनल के साथ दैट वाज ऑसम, कस्टमर सर्विसेज वाज ऑसम। अब फॉर एग्जांपल मैंने Carrefour का आप लोगों को एग्जांपल दिया है, मुझे क्या जरूरत थी एग्जांपल देने की? मैंने क्यों बताया कि मैं इतना खुश हूं? मैं इसलिए खुश था बिकॉज आई वाज वाउड, और स्पेशली आई वाज वाउड एट हाउ द कस्टमर रिलेशनशिप का जो वहां स्टाफ था, उसने जिस तरह उन्होंने मुझे हैंडल किया, दैट इज आई मीन दैट इज यूजुअली नॉट द केस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। वैसे ये पाकिस्तान Carrefour की बात कर रहे हैं आप? जी मैं पाकिस्तानी की Carrefour की बात कर रहा हूँ। ये जो इधर है अपना इन DHA में जो आपका ये है अपना, क्या नाम है उधर, ह्यूज प्लाजा, सेंटोरस नहीं यार, वो जो दूसरा है, गीगा मॉल की बेसमेंट में जो है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एक्चुअली सिंगिंग इट्स प्रेजेस, बिकॉज वो उसका स्टाफ ही इतना अच्छा था, मुझे उन्होंने डील ही इतने एक तरीके से किया। अब मैं कहता हूँ यार शॉपिंग जाऊं तो मैं उधर ही जाऊं, मुझे बहुत मजा आता है वहां शॉपिंग करने में। ठीक है ना, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ गुडविल, and that is definitely going to create a lot of good word to mouth. ठीक है, but again there were certain things that need to be checked off. कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं चाहिए, मेरे लिए बहुत अच्छा वो था, लेकिन प्राइसेस भी उनकी बहुत अच्छी हैं। द स्टोर वाज रियली गुड, द शेल्व्स वर नॉट एम्प्टी, मेरा मतलब उसमें प्रोडक्ट पड़ी हुई थी, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट पड़ी हुई थी, मेरे पास वैरायटी थी वहां पे जब मैं गया, उनके प्रोडक्ट साफ था, आई बॉट मीट फ्रॉम ओवर देयर एज वेल, बाकी चीजें भी ली। You know, the overall, the entire package was really good. And that is what led me to say, okay, great, yeah, this was such a good experience. I'm actually going to go and tell everybody, yaar, idhar hi jao. ठीक है? So, what else? Channel से अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, what about customer segments? Segments आप लोगों के ख्याल में JJ के कौन-कौन से? कैसे सेग्रीगेट करेगा JJ या करता होगा? एक टारगेट मार्केट है, सेगमेंट्स हैं, यानी कि आपने सेगमेंट करना है कस्टमर्स को। कैसे सेगमेंट करूंगा? सर एक तो प्राइस के लिहाज से सेगमेंट करता है, फॉर एग्जांपल इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, समवेयर इन द मिडिल। ठीक है, व्हाट एल्स? जेंडर के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से करता है, ठीक है। एज के लिहाज से करता है? जी एज के लिहाज से बिल्कुल, क्योंकि इनकी मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस है ना। पर्सनालिटी के लिहाज से, पर्सनालिटी, अच्छा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, पर्सनालिटी के लिहाज से कैसे? मतलब हर बंदे की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं सर। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बहुत ज्यादा कह लें शौक कलर्स जो है ना वो
लाइट और डार्क कलर्स, हाँ ये साइज इस तरह भी सेगमेंट करते हैं। कलर्स करते हैं। ठीक है, तो वो एज में नहीं आ जाएगा, वो एज में मतलब वो पर्सनालिटी का फैक्टर भी आ जाएगा कि एज वाइज उसको जो है ना वो सेग्रीगेट करता है एज वाइज। अगर कोई ब्राइट कलर्स हैं वो छोटी एज के लोगों के लिए होगा, और जो जरा थोड़े डल कलर्स होंगे वो बड़ों के लिए। अच्छा, इट कुड बी अ केस, बट मुझे लगता है कि ऐसे जनरली होता नहीं है। एज और प्रेफरेंस जो है ना, ये दो मुख्तलिफ चीजें। फॉर एग्जांपल मैं लाइक आई मीन थ्रू आउट माई लाइफ मुझे डार्क कलर जो हैं वो बहुत पसंद है या रहे हैं, बट आई नो फ्रेंड्स जो कि मेरी एज ब्रैकेट में थे और हैं जिनको शोक कलर बहुत पसंद। सो एज हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन कि मैं मेरी कलर की चॉइस क्या थी। तो आई वुड एक्चुअली प्रॉब्ली कीप दिस एज सेपरेट। व्हाट एल्स, और क्या हो सकता है? सर कैन वी से दैट कि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी सेलिंग बहुत ज्यादा होती है? फॉर एग्जांपल रमजान आता है तो शलवार कमीज की इनकी जो एडवर्टाइजिंग है बहुत ज्यादा वो अरूज पे चली जाती है। कैन वी से दैट कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टारगेट करते हैं ऑडियंस को? हम ये कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक नहीं, वो मैंने इसमें कवर नहीं किया वैसे। लेकिन अच्छा चले, मुझे बताएं वो डालूं कहाँ पे? वेयर शुड आई पुट इट? ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है, क्या है, किधर है? सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वैसे तो ये टारगेट मार्केट के लिए होता है, तो आई थिंक कस्टमर सेगमेंटेशन में अगर हम टारगेट ऑडियंस की तरफ जाएं तो वहीं पे आएगा ये। अच्छा, सो अच्छा, कस्टमर सेगमेंट्स में। अच्छा, आपके ख्याल में जो ये रमजान में जो ये बेसिकली हाइप करते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग को, वो तो हर बिजनेस नहीं करता। यस सर, ईद के बल्कि लिए वो आगे तो तो हर ईद कोई आनी कर होती, रहा होता है। ईद हाँ आनी होती है। सर उसके अलावा भी अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा मतलब ये सेंसिटिव है कि मैनिक्योर्स वगैरह या इस तरह की चीजें जो डिफरेंट ये पर्सनैलिटीज के हवाले से फीमेल्स के लिए एडवर्टाइजिंग जो है वो ओरिजिनली नहीं करते, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्कार्फ्स शलवार कमीज तो ये हाँ इनका हाँ, जो है स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके भी आप पे ये ब्रांड स्टैंड कर रहा है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिलीजियसली सेंटर्ड सेगमेंटेशन, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये अजीब सा लफ्ज़ मैंने यूज किया वैसे, लेकिन आई एम what's going through my mind is कि they are particularly targeting people who want to adhere to the religious requirements. वो स्कार्फ पहनना चाहते हैं, वो शलवार कमीज पहनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सर पे टोपी जो है वो उनके हो। और क्या ही बात हो कि अगर वो जेजे की टोपी हो, ऐसे ही है ना? यस बिकॉज बिकॉज एक्चुअली मैंने अब बहुत से लोगों को जो है देखा है ये करते हुए, जो कि बेसिकली जेजे की एक खास किस्म की टोपी होती है, जो है ना, जो जो इट्स अ वेरी अच्छी टोपी है। मैं मतलब नहीं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन लोग अब वो पहनना पसंद करते हैं। वो सब पर्सनालिटी का वो हो जाता है ना कि वो आप स्टैंड आउट कर रहे हैं। हिस्सा बन गए, हिस्सा बन जाते हैं ना आप बेसिकली। तो हाँ, तो आई थिंक या दैट्स आई थिंक दैट्स वन वे टू सेगमेंट दिस एज वेल। ठीक है, या दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। व्हाट एल्स, और क्या ख्याल है? सर कल्चरल सेगमेंटेशन। अच्छा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल सेगमेंटेशन? सर फॉर एग्जांपल अब पंजाब में जो है लोग शलवार कमीज ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, और ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद या इस साइड को देखते हैं तो वहाँ पे जो है वो जीन्स वगैरह और स्कर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। तो आई थिंक कल्चर या फॉर एग्जांपल ये एरिया वाइज जो है इनकी सेगमेंटेशन होती है। अच्छा। अब वैसे तो ठीक है, ओके फाइन। और मुझे नहीं पता कि लाइक आई मीन मैंने जनरली क्योंकि पंजाब में ही इनकी आउटलेट ज्यादा देखी है, मैंने सिंध वगैरह के इलाके में नहीं देखी। तो क्या सिंध में एंड इफ समबडी इज ओवर हियर फ्रॉम कराची या रहा हो वहाँ पे, तो क्या इनके ड्रेस डिजाइन्स में कोई डिफरेंशिएशन होती है, या केपीके में या बलूचिस्तान में?
जी सर, नॉर्मली ये होता है ना कि देखें शॉल्स वगैरह या अजरक वगैरह और ये इस सर तरह की ये चीजें जो है ओनर मतलब एरियाज में सेल कर रहे होते हैं। फिर जैसे शूज हैं उसमें केड़ी हो गई, सैंडल, इस तरह की चीजें वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन जो है ये लोग सेल कर रहे होते सर मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बिलोंग टू केपी के, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने नहीं ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं रहता आई एम सेटल्ड इन पिंडी, तो ठीक मैं है। दोनों जगह पे देख चुका हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि वहाँ पे जो यहाँ पे स्टैंडर्ड, क्योंकि इनके सर वो ऐसा नहीं है कि उनके लिए वो अलग अलग, वो एक ही डिजाइन जो आता है वो सब हर जगह हर आउटलेट पे पड़ा होता है। जो अच्छा ठीक है। जो भी डिजाइन होता है वो हर जगह पड़ा होता है। वो ये नहीं है कि एक डिजाइन एक जगह पे होगा और दूसरी जगह पे नहीं होगा। मतलब मैंने अच्छा नहीं देखा, क्या पता, हो भी सकता है कि कहीं सिंध वगैरह अगर कोई है, बिलोंग करता है सिंध से, आई डोंट नो, मे बी। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी वैसे यही है कि मैंने जनरली अक्रॉस द बोर्ड इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है केपीके में और पंजाब में, इन दो जगह पे तो मैंने देखी। आई थिंक शायद मैंने सिंध में भी देखी है, बहुत अरसा हो गया, शायद मुझे याद नहीं आ रहा। कराची वगैरह जब मैं गया था तो, लेकिन ये है कि मैंने कुछ सेग्रीगेशन ऐसी सच नहीं देखी। मुझे लगता है कि दे डोंट सेग्रीगेट ऑन द बेसिस ऑफ, दे डोंट सेगमेंट देयर कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ 4 provinces, because that is a possibility, yes, but it would make the company's life a lot harder, because you would then be running 4 different segments, जो कि ऑलरेडी जेंडर और एज और उस बाकी सब चीजों को तो ध्यान कर रहे हैं, बट अब वो उनके ऊपर एक सुपर फिल्टर भी लग गया है ऑफ प्रोविंस एज वेल। तो दैट मींस एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके सर, अंडरस्टूड। अगर इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से देखें तो हाँ हाँ कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन तो आएगी इसके अंदर। जी 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 बिल्कुल। उस केस में अच्छा, इवन अगेन मैंने इनका कोई जो है ना वो फॉरेन आउटलेट कभी विजिट नहीं किया, लेकिन जो मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि फॉरेन मार्केट्स में भी वही प्रोडक्ट अवेलेबल होता है जो कि इनका पाकिस्तान के अंदर होता है। बट अगर है, वो सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये ज्योग्राफिक कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर तो कर रहे हैं। ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनी पॉइंट एल्स, और कुछ हमें यहाँ डालना चाहिए या नहीं? ओके, व्हाट अबाउट की पार्टनर्स? इनके की पार्टनर्स कौन होंगे? जी गाइस। की पार्टनर से सप्लायर्स होंगे आपके, जो आपको कपड़ा प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर्स होंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल बैंक होगा, अगर आपका जो भी ट्रांजैक्शन उनके साथ हो रही है। बैंक, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और व्हाट अबाउट फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी, एग्जैक्टली, रिटेल नेटवर्क स्लैश फ्रेंचाइजी। ठीक है। और मार्केटिंग एजेंसीज इनके साथ आप लिंक्ड हैं। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसीज हैं। एक सेकंड पहले इसको सेट कर दूं। कोरियर्स सर जो कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हैं। अच्छा, वो करते हैं? मुझे नहीं पता था कि ये लोग कोरियर करते हैं। यस सर, करते हैं। अच्छा, कोरियर सर्विसेज, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ दैट, हाँ ये बहुत की पार्टनर हो सकता है, बिल्कुल, दैट्स ट्रू। उसके अलावा आपने बताया था कोरियर सर्विसेज, कोरियर मार्केटिंग, मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा ठीक है। गाइस मेरे बैकग्राउंड में अगर आप लोगों को आवाज आ रही है। अच्छा, सो व्हाट एल्स? What about the legal frameworks they need to operate under? जी सर, गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट हाँ जी, बॉडीज होती हैं काफी। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। एफबीआर फॉर एग्जांपल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि एफबीआर हो गया। उसके अलावा इट कुड बी एससीसीपी एज वेल। ठीक है, इट कुड बी डिपेंडिंग अपॉन कि अगर इसका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है और इस तरह कोई स्ट्रक्चर है, मैटर करेगा ना ये, क्योंकि फिर एससीसीपी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फिर आपने फुलफिल करनी होती है। ठीक है, उनके साथ भी आपको इंटरेक्ट करना होता है। ठीक है, व्हाट एल्स? और कोई की पार्टनर्स आपको उनके ज़हन में?
कस्टमर्स खुद भी पार्टनर्स नहीं होते, की पार्टनर्स में नहीं आते एज इन यार मैं उनको सेग्रीगेट रखूंगा, मैं इसको यहाँ पे नहीं डालूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वो की पार्टनर्स हैं जो कि कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेट करने में मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, इस वजह से, ठीक है। तो फिर अच्छा, इसमें एम्प्लॉयज भी आएंगे? एम्प्लॉयज भी आएंगे, हाँ, मेरे ख्याल में वो की रिसोर्सेज में, आई वुड से इसमें लोकेशंस भी आती हैं, फॉर एग्जांपल जो सेंटोरस की बात करते हैं, गीगा मॉल की बात करते हैं, तो वो इस तरह के देखिए। हमारे अच्छा पार्टनर्स हों। अच्छा, अब आपका बिजनेस मॉडल जो है ना, प्रॉब्लली ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल जो है ना, वो प्रॉब्लली ये डिसाइड करेगा। अगर तो आप एक फ्रेंचाइजी जो है ना, कंट्रोल्ड फ्रेंचाइजी नेटवर्क चला रहे हैं, तो जिन लोकेशंस पे आप खोल रहे हैं वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज एक्चुअली योर की पार्टनर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फ्रेंचाइजिंग के जो मॉडल्स हैं, आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम? डज एनीबॉडी नो कि फ्रेंचाइजिंग के मॉडल्स क्या होते हैं? किसी को अगर पता हो या पढ़ा हो किसी ने? एनीवन? फ्रेंचाइजिंग के ना डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, देयर आर, उनको मैं प्राइमरीली सेग्रीगेट करूंगा दो तरीकों से। देयर आर कंट्रोल्ड एंड देन देयर आर अनकंट्रोल्ड मॉडल्स, ठीक है। दे या कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड एंड सेमी कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड मॉडल्स है ना, वो जनरली फ्रेंचाइजीज जो है करते नहीं है अडॉप्ट, लेकिन कुछ केसेस में यस अडॉप्ट किया जाता है। सेमी कंट्रोल्ड में ये होता है कि आपकी जो फ्रेंचाइजर होता है और फ्रेंचाइजी होता है, इनके दरमियान में अरेंजमेंट्स होती हैं कि आपने अगर हमारा स्टोर रन करना है तो आपने बेसिकली उसको कैसे रन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर KFC की मिसाल लूँ, तो पहले जो है KFC का मॉडल जो है ना, वो सेमी कंट्रोल होता था, और उसकी वजह से KFC को बेसिकली बहुत ज़्यादा इश्यूज भी फेस करने पड़े हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट क्वालिटी इन द पास्ट। मैकडोनल्ड्स ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी कंट्रोल्ड मॉडल। मैकडोनल्ड्स जो है वो जो है फ्रेंचाइजिंग, जब या फ्रेंचाइजी एक्सटेंड करता है किसी को, तो उसकी बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि वो अपने जो SOPs हैं आपको हैंड ओवर करते हैं, और उन SOPs के साथ आप, यानी कि उस SOP में हत्ता कि ये भी लिखा होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से सोर्स होकर आएगा, और जो आपके चिप्स हैं वो कितने सेकंड के लिए तेल में पड़े होने चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप ये कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, तो आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, वो बिल्कुल एक जैसी रहती है। टेस्ट, यस सर, कुक्स वगैरह सब एक जैसे हो, ट्रेंड हो, ताकि उनका टेस्ट सेम हो। एग्जैक्टली। और ये इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स की अपनी एक यूनिवर्सिटी है USA में, जो कि SOPs बनाती है, प्लस वो ट्रेन करती है लोगों को। इनफैक्ट मैं जब ब्रॉडपीक के लिए काम कर रहा था, तो एडिबल अरेंजमेंट्स जो है इसी किस्म के एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे चलती है। उनकी भी अपने हेडक्वार्टर जो अटलांटा में था, अपनी एक यूनिवर्सिटी थी, और जो भी फ्रेंचाइजी उनके साथ रजिस्टर होता था या स्टोर खोलता था, उसने आके वहां पे 7 या 8 दिन का कोर्स लेना होता था, ठीक है। फिर जब वो एक दफा कोर्स ले लेता था, तो फिर वो अपनी जो नीचे हायरिंग करता था, उन लोगों को कोर्स कराता था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है उनकी काफी कॉम्प्लेक्स थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडिबल अरेंजमेंट्स के प्रोडक्ट देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। So these are not easy products to make. ये फ्रूट्स और चॉकलेट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ठीक है ना। दे आर एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। तो इनको बनाने के लिए आपको बेसिकली एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि बड़ा अच्छे तरीके से ट्रेंड हो, ठीक है ना। तो फिर फ्रेंचाइजीज जो है वो फिर अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, फिर जो यूनिवर्सिटी थी वो ट्रेनिंग कंटेंट जनरेट करती थी, वीडियो बेस्ड, जो कि फिर जो स्टाफ है वो किसी भी वक्त देख सकता था। इट वाज द होल सिस्टम, इट्स नॉट वेरी इजी।
मेरा मतलब ये फ्रेंचाइज, ये जो $500 million $1 billion कंपनीज बन गई है ना फ्रेंचाइजिंग, ये ऐसे नहीं बन गई एक दिन में, ये इसके पीछे बहुत ज्यादा काम हुआ है, ठीक है। तो ये जो है चीज मैटर करती है कि आपका जो फ्रेंचाइजिंग मॉडल है वो किस किस्म का, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आई वुड एक्चुअली मैं सिर्फ ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि फ्रेंचाइजिंग मॉडल जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा वो इसका इम्पैक्ट। व्हाट एल्स और क्या ऐड करना चाहिए? Anything else that you want to add to this list? अच्छा जी, what about key activities? Key activities क्या होंगी? सर ये जो अपने जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं या जी जी बिल्कुल, ये किस में आएगा? जैसे ये मार्केटिंग मुझे याद है एजेंसी जिलेट ने शोएब मलिक को बनाया था या कुछ अरसे के लिए, तो ये सब मार्केटिंग में ही आएगा? जी, मार्केटिंग एजेंसीज या मार्केटिंग जो आपके, आई वुडंट कॉल देम मैस्कॉट्स, बट ये मार्केटिंग के जो आपके वो होते हैं, मार्केटिंग जो जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, तो ये यस इसके ये आपके की पार्टनर्स बन देते हैं। अब आपको बड़े मजे की मैं बात बताता हूँ कि मैं जैसे बड़ा की पार्टनर्स में आएंगे ये जी एम्बेसडर्स, की ब्रांड पार्टनर्स के अंदर ही आएंगे, जी बिल्कुल की पार्टनर्स के अंदर ही आएंगे, क्योंकि दे आर एक्चुअली द फेस ऑफ द ब्रांड। एग्जैक्टली। एंड मजे की बात ये कि मैं उस दिन आई वाज एक्चुअली seeing a small documentary on ये जो रॉयल फैमिली है ब्रिटेन की, और उनके जो अभी करंट जो बेसिकली प्रिंस विलियम्स हैं, और उसके बाद जो उनकी जो बेटे हैं और जो जिनकी वाइफ केट है। अच्छा, अब वो ये बता रहे थे कि इन्होंने ना इनको ट्रेन किया जाता है बकायदा, ठीक है। और व्हाई आर दे ट्रेन्ड? बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, यस सर। ठीक है। और इसी वजह से दे हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे व्हेनेवर दे गो आउट इन पब्लिक, दे हैव टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे, they have to eat in a certain way, they have to talk in a certain way, they have to मैंने मतलब वो एक दूसरे से बात भी करेंगे तो एक खास तरीके से करेंगे। कलर्स तक सर इनकी ट्रेनिंग होती है कि आपने कौन से कलर्स पहनने हैं? एब्सोल्युटली, कौन से कलर्स पहनने हैं, किस किस्म का जो है ना कलर अगर कपड़े यू हैव पहने टू हैं तो उसके स्टैंड ऊपर, आउट। हाँ हाँ जी एग्जैक्टली, उसके ऊपर जो है ना बेसिकली अगर आप कोई एक्स्ट्रा जो है ना ज्वेलरी वगैरह पहन रहे हैं तो उसका क्या जो है ना मतलब है, या उसका क्या मतलब परसीव किया जा सकता है। आप लोगों में से किसी को एक खातून थी जिनका नाम था आई थिंक मेडलिन ऑलब्राइट, किसी ने नाम सुना? यस सर। ये कौन थी? प्राइम मिनिस्टर थी शायद ये, या कोई पॉलिटिकल फिगर थी। जी जी, शी वाज अ डिप्लोमैट, और ये आई थिंक फॉरेन अफेयर्स की हेड भी रही है यूएसए के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, इनकी मजे की बात ये थी कि आप ये देख रही हैं, यस। अच्छा, ये जो प्रेफला ये पहनती थी ना, ये हमेशा, ये इन्होंने बाद में किसी किताब में डिस्क्लोज किया था या व्हाटएवर, ये प्रेफला जो है ना ये हमेशा कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इनका मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने आई थिंक इन्हीं का वाकया था कि ये शी वाज ऑन अ विजिट टू चाइना, एंड व्हाट शी वाज वेयरिंग ओवर देयर वाज कि इन्होंने ना यहाँ पर छाती के ऊपर यहाँ पर एक बग का प्रेफला लगाया, मतलब बग था, कोई बग। तो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द चाइनीज वाज कि हमने आपकी एम्बेसी को बग किया हुआ है, तो डोंट ट्राई हैंकी पैंकी विद अस, वरना जो है ना वी नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है कि ये इस लेवल तक जो है बेसिकली इन चीजों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार दैट वाज अमेजिंग। मेरा मतलब यानी कि ये बॉडी लैंग्वेज और बॉडी के ऊपर जो आपने पहना हुआ है वो भी जो है ना कम्युनिकेट कर रहा होता है ऑटोमेटिक। ओके, ओके जी, की एक्टिविटीज क्या है? क्या की एक्टिविटीज जी जी?
सर दे आर रिटेलर्स। ठीक है, दे आर रिटेलर्स, ठीक है, बट क्या ओके फाइन, तो देयर की एक्टिविटीज क्या हैं? इन स्टोर एक्टिविटीज जो होती हैं सर, इन स्टोर, आउट स्टोर, जस्ट थिंक ऑफ स्टाफ, बताएं क्या हो सकती है इन स्टोर एक्टिविटीज, क्या हो सकती है? चलिए इन स्टोर से शुरू करते हैं। तो ये जो एजेंट्स खड़े करते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये, मुझे तो बहुत ज्यादा, मतलब कारफोर में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आप ये क्यों उठा रही हैं, ये क्यों नहीं उठा रही, इसमें क्या गलत था, उसमें क्या गलत था। ठीक है, सेल्स एक्टिविटीज, इन स्टोर सेल्स एक्टिविटीज, मेक श्योर करते हैं कि प्रोडक्ट्स जितनी भी वैरायटीज है सारी स्टैक हुई हो प्रॉपर्ली। बिल्कुल ठीक है, दैट्स ट्रू, बिल्कुल ऐसे करते हैं, वो उनका काम ही यही होता है। प्लस फिर कुछ ब्रांड होते हैं वो अपने जो है ना वो जिसे कहते हैं ना अपने स्पेसिफिक लोगों को वहां पे खड़ा करवाते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फिर आपको। ठीक है, तो इन स्टोर एक्टिविटीज जी, अच्छा, और इन स्टोर में प्रमोशंस भी इसमें आएगा, प्रमोशंस। प्रमोशंस, ठीक है, ओके फाइन। फीडबैक्स, सॉरी माय अपॉलजीज, बार बोलिए। फीडबैक्स, फीडबैक कस्टमर रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये की एक्टिविटीज में तो आएगा। हाँ जी, की एक्टिविटीज में आ सकता है। सॉरी यार, मैं एक्चुअली मेरे पीछे, माय अपॉलजीज, आपने क्या लफ्ज बोला, दोबारा बोलिएगा। फीडबैक्स, थीम पैक्स, राइट, थीम पैक्स, फीडबैक्स, फीडबैक्स, अच्छा, ये लिख भी देते हैं आप एक्चुअली चैट में? सॉरी, मैं थोड़ा सा दे देना, वो समझने में मुश्किल हो रही है, तो चैट में भी लिख दो। तो फीडबैक, ये कस्टमर केयर के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू कोट एन एग्जांपल। आई वाज वर्किंग फॉर पीएनजी, तो अ फ्रेंड जस्ट केम एंड ऐसी बात की कि तुम्हारी कंपनी में तो पैम्पर्स अच्छे नहीं होते, मैंने जो है अपने बच्चे का खरीदा था और वो खराब निकला। तो आई सेड कि भाई तुम कस्टमर केयर पे कंप्लेन कर दो। तो उसने कस्टमर केयर पे कंप्लेन कर दी। तो उसके बाद उन्होंने उसको 3 बड़े लार्ज जंबो पैक्स जो है गिफ्ट भेजे एज एन अपॉलजी। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। जिसके बाद से वो फैन हो गया कि यार मैंने तो ऐसी जनरली बोला था और मुझे इतना 2000 वर्थ 5000 6000 के पैम्पर्स जो है वो घर पे आ गए एज एन अपॉलजी। एब्सोल्युटली, मेरे अपने दोस्त का भी इसी तरह था कि उसने ही ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम पाकिस्तानी ब्रांड है दाढ़ी मूछ के नाम से। ये लोग मेल ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स निकालते हैं, ठीक है, और उसने प्रोडक्ट मंगवाए एंड उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आई जो कि लीक हुई थी। तो ही सेड कि जी इसको वापस कर लें, तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन देन दे सेंड हिम एक्स्ट्रा। फिर इसी तरह एक दफा व्हाट ही डिड वाज कि वो पर्क वो शौक से खाता था। उसने एक दफा एक डब्बा लिया पर्क का, तो एक पर्क की जो यूनिट है ना वो उसमें से खाली थी, उसमें हवा थी। तो उसने ये किया कि ही रोट बैक टू द कस्टमर सर्विसेज। तो उन्होंने उसको 3 डब्बे भेज दिए पर्क के, ये जाएंगे ले आपको, है ना, just to pacify him and just to make sure कि वो उसका जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है वो काउंटर हो जाए, गेन बैक द लॉयल्टी बेसिकली। एग्जैक्टली, गेन बैक द लॉयल्टी। अच्छा, इसके अलावा मैं जो चीज यहाँ पे एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ ना वो ये है, बल्कि इनफैक्ट मुझे जरा नई दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाने, मेरी लाइट आ गई है। एक बड़ा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इसको मार्केटिंग से जो एसोसिएटेड लोग हैं वो अगर इसको थोड़ा सा रिसर्च करें। ये जो है ना, एक मैंने आज से तकरीबन कुछ 10 साल पहले एक किताब पढ़ी थी, उस बुक का नाम था द सिक्स सेंस, ठीक है, सिक्स सेंस मार्केटिंग। ये मिशिगन रॉस की एक रिसर्चर है जो कि मार्केटिंग की रिसर्चर है, वहाँ पे वो प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने लिखी थी। और दिस वाज जो है अ बुक ऑन हाउ डू retail brands, especially all the brands, लेकिन retail brands especially influence customers with the help of music, lighting and smells। ठीक है ना,
तो ये रिसर्च है ही सारी इस बारे में कि आपके दिमाग में जो है ना वो बेसिकली कुछ कॉग्निटिव ट्रिगर्स होते हैं, और वो कॉग्निटिव ट्रिगर्स जो हैं वो ब्रांड्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक यू बाय मोर। ये सर जेजे के आउटलेट पे ये खास तौर पे ऊद की स्मेल और वो सारी करते हैं बहुत ज्यादा। एब्सोल्युटली। उसके अलावा आपने एक और चीज पता नहीं नोट की है नहीं की, लेकिन अगर आप मिजान बैंक में जाएं तो मिजान बैंक के अंदर जनरली जो है आपको एक ही किस्म की स्मेल आ रही है। वो खास किस्म का जो है ना बेसिकली वो एयर परफ्यूम कह लें या जो भी है उसको यूज करते हैं। और मैंने यानी कि मैं उनकी मल्टीपल जो है वो एटीएम्स भी यूज करता हूँ, और मैं जनरली जो है ना मैं जब भी उनके किसी एटीएम या बैंक में जाता हूँ मुझे वो स्मेल आती है। ठीक है ना, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मेरे ख्याल में बेसिकली ये एक की एक्टिविटी है for brands nowadays. Why? Because brands are trying to use any way they possibly can in order to actually keep you loyal with them. वो विजुअल तरीके भी हो सकते हैं, वो नॉन विजुअल तरीके भी हो सकते हैं। प्लेजेंट एक्सपीरियंस आपका रखने के लिए। यस, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, और उस प्लेजेंट एक्सपीरियंस को अपने लिए रेवेन्यू में कन्वर्ट करवाना एक्चुअली मकसद है। दैट इज द की ओवर हियर। आपसे आपकी जेब से तो पैसे निकालने हैं ना, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, इसके ऊपर अब तो बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है। मैं मतलब उस जमाने में तो खैर ये एक ही किताब थी, मुझे शौक था, मैंने पढ़ ली, मुझे बड़ा लाइक इनसाइट मिला इस चीज के ऊपर। अभी भी मेरे पास वो बुक पड़ी हुई है। लेकिन ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें जरूर सर्च करें, ये रिटेल इंडस्ट्री में इसकी बहुत एप्लीकेशन। ये बुक है कस्टमर सेंस हाउ द एंगेजमेंट में ही आ जाता है ना। इफ यू आर हैविंग अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, आप फौरन से दुकान से बाहर नहीं निकलेंगे, आप इधर भी घूमेंगे उधर भी घूमेंगे, सारी चीजें देखेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही बात है। दैट इज द होल थिंग। तो मेरे ख्याल में ये बेसिकली एक की एक्टिविटी है कि इन स्टोर एक्टिविटीज के अंदर आता है। ये इन स्टोर के अंदर, इन स्टोर मैंने कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस कैसे देना है कि वो बेसिकली जो है ना मेरे साथ प्लग इन हो जाए, वो मुझे छोड़ के ना जाए। ठीक है, व्हाट एल्स, और क्या, और आपके ज़हन में कोई अगर की एक्टिविटीज में चीज आती हो। जी गाइस, एनीवन? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके फाइन, बिल्कुल आती होगी, दैट इज ट्रू। बिकॉज फैब्रिक पे रिसर्च एंड, वैसे मुझे लगता नहीं है कि शायद ये R&D करते हो, लेकिन यस हो सकता है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो। बेसिकली आई मीन अपैरल बिजनेस में R&D बहुत ज्यादा होती है, खास तौर पे परफॉर्मेंस अपैरल के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। परफॉर्मेंस अपैरल कौन सी होती है? जो कि स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती है, उसमें बहुत ज्यादा R&D होती है, लेकिन हो सकता है ये भी करते हो, माइट बी R&D। ठीक है, व्हाट एल्स, और क्या, और क्या ज़हन में आता है? ओके, व्हाट अबाउट की रिसोर्सेज? मैं यहीं पे, वैसे आज का क्लास में यहीं पे खत्म करूंगा। मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू स्ट्रीम्स कल करवाऊंगा, लेकिन की रिसोर्सेज हम कर लेते हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock। सो व्हाट अबाउट की रिसोर्सेज? की रिसोर्सेज के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या की रिसोर्सेज इनको चाहिए होंगी? सबसे पहली जो इनकी की रिसोर्स है वो इनके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन होती है। नहीं, क्या ख्याल है आप लोगों का? फिजिकल प्रोडक्ट जहां पे बन रहा है, या जिसको वो कहा जाता है, मेरा मतलब कारखाना कहा जाता है। जी गाइस, व्हाट डू यू थिंक? जी सर, ह्यूमन रिसोर्स भी एक की रिसोर्स होगा नहीं? एब्सोल्युटली होगा, बिल्कुल होगा। जाहिर बात है कि इनके उन प्रोडक्शन हाउसेज में जो लोग हैं जो कि कपड़े की टैनिंग कर रहे हैं उस अंदाज में जिस तरह इन्हें चाहिए, जो कि स्टिचिंग कर रहे हैं उस अंदाज में जो कि इन्हें चाहिए, ये तो बड़ा की काम है। वो रंग निकालना जो कि चाहिए या जो यूनिक है, वो हर बंदा तो नहीं कर सकता।
ठीक हो गया ना। उसके लिए अक्सर आपको जिसे कहते हैं ना रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड नॉलेज दोनों चाहिए होती है, ठीक है। तो यस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, जब आप कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो इससे आपको क्या मुराद है, आपके ज़हन में क्या कुछ आता है? सोहेब, किस किस्म की फाइनेंशियल रिसोर्सेज? मेरा मतलब यानी कि बस पैसे होने चाहिए अकाउंट में, या समथिंग एल्स एज वेल? सर इसमें ये भी हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कि जिस स्वैपिंग मशीन्स वगैरह जो पड़ी होती हैं आउटलेट्स पे, या एटीएम्स वगैरह भी समटाइम्स वहाँ पे लगे होते हैं, तो ये फाइनेंशियल अच्छा रिसोर्सेज में ही आएगा? सर, ये आपके की पार्टनर्स स्लैश की रिसोर्सेज के अंदर आएगा। उसकी वजह ये है कि कार्ड स्वाइपिंग मशीन के लिए ज़रूरी है कि बैंक जो है ना आपका की पार्टनर हो, और वो आप उसके साथ रजिस्टर्ड हो, और आपको वो एक पॉस या पॉइंट ऑफ सेल्स की जो मशीन है वो एक्सटेंड करे। ये हर किसी को नहीं हो सकती, ठीक है। यस सर। अच्छा सर, इसमें की रिसोर्सेज में पैकेजिंग जो मटेरियल होता है वो की बिल्कुल रिसोर्सेज में आ सकता? बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, पैकेजिंग मटीरियल, ठीक है ना। अब वो हो सकता है कि आप जो है वो बाय कर रहे हो सकता है खुद प्रोड्यूस कर रहे हो। अच्छा, आप लोगों ने सेवर खाया? आप में से कितने लोगों ने सेवर खाया? सबने खाया होगा मेरे ख्याल से। सबने? मुझे लगता नहीं है सबने खाया होगा, लेकिन चले हम अज्यूम करते हैं कि जी सबने खाया, ठीक है। सेवर बहुत मशहूर है। अब तो खैर मेरा मतलब पूरे पाकिस्तान में जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे इसकी आउटलेट्स हैं। अच्छा, सेवर जो है ना इसने एक आज से कोई 10 साल पहले एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। वो इन्होंने ये लिया था कि इन्होंने अपनी पूरी जो सप्लाई चेन है। जी दानियाल, आप क्या कह रहे हैं? सॉरी माजूद, ये सब वही इंटीग्रेशन की है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन की है इन्होंने। जी बेसिकली चिकन भी और चावल भी, चावल भी उसके अलावा जो है ना दही वगैरह खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं अपना ये। तो इनकी जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने की रिसोर्सेज में वर्टिकली पार्टनर्स को इंटीग्रेट करने की बजाय पूरे का पूरा जो वर्टिकल चैनल है वो खरीद लिया, बना लिया अपना खुद, जिसकी वजह से इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना इनकी प्राइसेस के ऊपर आता है, बिकॉज ये अपनी प्राइसेस को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, और ये भी एक तरीका कार है बिजनेस करने का, कि आप वर्टिकली परचेज कर लें, वर्टिकली खुद अपनी कैपेबिलिटी बना लें, ठीक है। और क्या ज़हन में आता है जी की रिसोर्सेज में आपके? जी गाइस, इनका जो बेसिकली ईआरपी, स्ट्रॉन्ग ईआरपी नेटवर्क भी आपको चाहिए होता है, मतलब पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, वो भी रिसोर्स में नहीं आएगा? यस आएगा, यानी कि आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जी एग्जैक्टली, आईटी इंफ्रा कर लेना, क्योंकि फिर इट्स नॉट ओनली द सेल्स, फिर इट्स दी अदर कम्युनिकेशंस जो कि आईटी के लेवल पे हो रही हैं बिटवीन डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स एंड द हेडक्वार्टर। या अब इसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी आ जाएगा आपका, ईआरपी आएगी, आपका ईआरपी आ जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाएगी, एमजीएमटी, ठीक है। उसके अलावा आपकी सेल्स रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारा आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, बिल्कुल ठीक है, दैट्स करेक्ट। एनीथिंग एल्स? जी गाइस, कुछ और ज़हन में आता है आप लोगों को? ठीक है, लेट्स ब्रेक इट ऑफ ओवर हियर। कल इंशाल्लाह हम यहीं से शुरू करेंगे
और हम कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सेग्रीगेट करके देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट जो है ना हमारा जो फ्रेमवर्क है। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए आज यूजफुल एक्टिविटी थी, बिकॉज दिस विल एक्चुअली मेक यू थिंक अ लॉट कि अच्छा यार हम अपने बिजनेस में कैसे जो है ना BMC को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे एवेल्यूएशन कर सकते हैं अपने जो है ना बिजनेस की। तो अगर कोई सवाल है अब तक जो हमने किया है तो लेट मी नो, वरना देन लेट्स कॉल इट अ डे। इंशाल्लाह आई विल मीट यू गाइस टुमारो। So guys, any questions? No sir, no question. No sir, it's fine. ठीक है guys, then inshallah I'll see you guys tomorrow at 11:15 tomorrow. तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, ठीक है? Inshallah. I'll save it over here. Inshallah फिर कल let's start from over here. Thank you guys. Thank you so very much for your time. Sure sir, thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.